नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम यू। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यूएशन टेक्निक, जैसे कि ब्लैक शोल्स मॉडल क्या होता है, बायनोमियल मेथड क्या होता है, हेज रेशियो क्या होता है, रिस्क न्यूट्रल मेथड क्या होता है। इन सब का हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवीजन सीरीज मैंने डाल दिया यूट्यूब के ऊपर, और ये आपका पार्ट 3 रिवीजन सीरीज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। सो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो भी रिवीजन वीडियो है, जो भी कंसेप्ट है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी डाल के रख दिया है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। आप जहां पे जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये एज अ रिवीजन वीडियो है, तो चीजें यहाँ पे थोड़ी फास्ट चलेगी। क्वेश्चन के जो रिवीजन है वो भी इस रिवीजन सीरीज में कवर होगी। क्वेश्चन का भी रिवीजन मैं यहाँ पे करा दूंगा, और ये जो भी कंसेप्ट नोट्स है और जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो, आपको सारी लिंक वहां पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हो गया, फिर डाउट सपोर्ट टेलीग्राम ग्रुप बनाया उसका लिंक हो गया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हो गया, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन वैल्यूएशन टेक्निक इज व्हाट? ऑप्शन वैल्यूएशन टेक्निक इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रीमियम और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। या तो आप प्राइस ऑफ प्रीमियम बोल लो कि डे 1 पे जब जो ऑप्शन बायर होता है वो जो प्रीमियम पे करता है सेलर को, वो प्रीमियम क्या निकल के आएगी, वो प्रीमियम क्या निकल के आएगी, उस प्रीमियम को हम लोग, अगर उस प्रीमियम को क्या निकल के आएगी, उसके निकालने के वैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं। वो क्या, अमाउंट क्या है। और दूसरा, इसको अनदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कि जो प्रीमियम अमाउंट है ऑप्शन की फेयर वैल्यू क्या है वो। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे हम लोग क्या चीज सीखने वाले हैं, तो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कितना हमें देना है सामने वाले को, ऑप्शन बायर जो होता है उसको कितना प्रीमियम अमाउंट पे करना है, वही ऑप्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग को उसकी उसी अमाउंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग दिस मेथड्स। तो हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है बायनोमियल मेथड। ये क्या बोल रहा है? इट कैन बी यूज्ड टू एक्यूरेटली प्राइस अमेरिकन ऑप्शन। तो जितने भी अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं उनको एक्यूरेटली प्राइस करने के लिए हम लोग बायनोमियल मेथड का यूज करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैसे क्या होता है। लेट्स डिस्कस हाउ टू सॉल्व बायनोमियल मेथड विद वन एग्जांपल। तो जो बायनोमियल मेथड के जो क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाए, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। इसके बाद क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे और फिर देख लेंगे फटाक से। देख लीजिए एग्जांपल। सपोज करंट प्राइस ऑफ द एबीसी लिमिटेड इज ₹30। ओके, प्राइस मूवमेंट इन द एबीसी लिमिटेड शेयर इज 10% आफ्टर ईच 6 मंथ। तो ₹30 आज की प्राइस है, और हर 6 मंथ में इसकी प्राइस 10% से अप होगी या डाउन होगी। ठीक है, मूवमेंट मूवमेंट अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। स्ट्राइक प्राइस है जो इसकी वो ₹28 है। यानी आपको इतना सिंपल समझना है कि ऑप्शन होल्डर को जो स्ट्राइक प्राइस मिलेगी वो ₹28 की आई है। रिस्क फ्री रेट है वो है 5% पर एनम। ठीक है, कैलकुलेट करना है करंट फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन है, और आपको फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैलकुलेट करना है। कॉल ऑप्शन ऑफ फेयर वैल्यू जब भी एग्जाम में लिख के आए कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, मतलब आपको इतना समझना है कि यहाँ पे उनको प्रीमियम की अमाउंट क्या आएगी वो निकाल के चाहिए। तो आइए हम लोग एक्सप्लेन करते आगे। कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग आफ्टर 1 ईयर, और यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो एक्सपायर कब हो रहा है? आफ्टर 1 ईयर। और हमको ये पता चल गया कि 10% में प्राइस इंक्रीज होगी आफ्टर ईच 6 मंथ। तो देखिए क्या होता है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको ड्रॉ करना है ट्री डायग्राम ऑफ प्राइस मूवमेंट इन शेयर्स। तो स्टेप 1 में आपको ड्रॉ करना है ट्री डायग्राम कि कितना प्राइस अप होगा फिर अप होगा, कितना प्राइस डाउन होगा और फिर डाउन होगा। जैसे अगर ₹30 का प्राइस है और मैं आफ्टर 6 मंथ अगर उसकी प्राइस निकालने की कोशिश करूँ क्वेश्चन के हिसाब से, तो ₹30 में जब 10% अप होगा तो उसकी प्राइस ₹33 हो जाएगी, और ₹30 में जब 10% डाउन होगा तो उसकी प्राइस ₹27 हो जाएगी। फिर ये जो ₹33 का प्राइस है फिर से आफ्टर 6 मंथ, यानी इसकी जो एक्सपायरी है वो आफ्टर 1 ईयर है, तो हम लोग को 1 ईयर तक में इसका कितना मूवमेंट हो रहा है प्राइस में वो चेक करना पड़ेगा। तो जो ₹33 है अगर आप उसमें 10% अप करोगे तो जो प्राइस निकल के आ जाएगी वो 36.30 आ जाएगी। और अगर 33% की जो प्राइस है 6 मंथ बाद अगर वो 10% डाउन हुई तो वो कितनी हो जाएगी? 29.7। आपको एक बात याद रखना है कि ये वाली जो प्राइस का डेरिवेशन है वो ये वाले प्राइस से होगा, क्योंकि आप 6 महीने बाद खड़े हो। मान लो आप यहाँ पे खड़े थे 6 महीने पहले, अब आप 6 महीने बाद खड़े हो, तो 6 महीने बाद खड़े होकर आप देखोगे कि कितना प्राइस अप होगा कितना प्राइस डाउन होगा। अब जब 6 महीने बाद खड़े हो तो वहां के डेट की प्राइस चेक करोगे ना कि वहां पे डेट के कौन सी प्राइस एग्जिस्ट करती है,
और उस प्राइस से कंपेयर करना। एग्जाम में गलती ये मत कर देना कि आप फिर से 30 को वापस 10% अप करोगे, 10% डाउन करोगे, तो यहाँ पे आंसर फिर 33 और 27 ही आ जाएगा। तो आपको एकदम सिंपल समझना है, 30 रुपीज की प्राइस थी, 6 मंथ बाद 33 हो जाएगी, या तो डाउन होकर 27 हो जाएगी। और ये जो 33 की प्राइस है, अगर ये 10% से अप हुई तो 36.30 होगी, और अगर डाउन हुई तो 29.70 होगी। फिर जो आपकी 27 रुपीज की प्राइस है, अगर वो भी 10% से अप होगी तो कितनी हो जाएगी, 29.70। और जो 27 रुपीज की प्राइस है, अगर वो 10% से डाउन हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 24.30। गॉट इट। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हमने ट्री डायग्राम बना लिया, स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज। अब हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज होने का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज होने का फॉर्मूला होता है आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। क्या होता है, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। अब आर क्या होता है, डी क्या होता है, यू क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखो जो आर होता है ना, आपका आर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ड्यूरेशन ओनली। तो जिस ड्यूरेशन का आप निकाल रहे हो उस ड्यूरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो प्राइस मूवमेंट आफ्टर 6 मंथ हो रहा है, तो 6 मंथ तक का आर कितना आएगा, ठीक है। अगर आप प्राइस मूवमेंट निकालोगे 1 ईयर तक का हो रहा है, तो 1 ईयर तक का प्राइस मूवमेंट कितना होगा, आर का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आर आपको जो 5% है ये पर एनम की दी है, लेकिन जो हम लोग का प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो एवरी 6 मंथ हो रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पे आर निकालेंगे वो 6 मंथ के हिसाब से निकालेंगे। तो देख लो, अब आर में तीनों चीजें आ सकती है। अगर आर सिंपल इंटरेस्ट है तो आप कैसे निकालते हो, 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी। टी आपका टेनवर हो जाता है और आप आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो जो टी है, अगर वो टेनवर है, इट मीन मंथ्स में है, 6 मंथ का टेनवर है तो 6/12 करेंगे। या फिर अगर आप कंटिन्यूस, अगर आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है तो 1 प्लस आर टू द पावर टी हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो ई टू द पावर आर टी हो जाएगा। तो जो आर की प्लेस पे है वो ये तीनों में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वहां पे। जैसा आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। अब u क्या होता है वो देखो। उसी तरह अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में अगर मैं r निकालने की कोशिश करूँ, तो इस क्वेश्चन में अगर कुछ यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है कि ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है या फिर कंपाउंडिंग है, तो मैंने इसको अज्यूम किया ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जस्ट आई पुट इट हियर। 1 मिनट रुको। अज्यूम करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। आपको अज्यूम करना है कि ये जो क्वेश्चन है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला है। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 0.05 आर टू द पावर 6/12 कि एवरी 6 मंथ ये, हाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि ये एवरी 6 मंथ चेंज हो रहा है ना, और हम लोग को आफ्टर 1 ईयर पे जाना है। तो देखो यहाँ पे आफ्टर एवरी 6 मंथ जा रहा है, वैसा हो रहा है, इसके लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया। ईयर में 2 बार यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इसके लिए आपको अज्यूम, इसके लिए यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 0.05 टू द पावर 6/12 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो 1.05 और ये 1/2 लिख देंगे। और 1/2 जब होता है तो आपको पता है इसको हम लोग अंडर रूट कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट होगा 1.05 और इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा 1.0247, और या तो फिर उसको आप 1.025 लिख सकते हो अगर आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। तो आपका आर निकल के आ गया, आर आपने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अब यू क्या आएगा, यू, यू का मतलब होता है अप प्राइस अपॉन बेस प्राइस। क्या होता है वापस बोलो, अप प्राइस अपॉन बेस प्राइस। एक बार और, अप प्राइस अपॉन बेस प्राइस। अप प्राइस यानी कितना प्राइस ऊपर गई और कौन से बेस से वो ऊपर उठी थी। तो देखोगे अगर आप इसके अंदर, तो 30 से 33 गई थी, तो हम लोग लिखेंगे अप प्राइस जो आई वो 33 आई और बेस प्राइस 30 से उठी। 33/30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यू का 1.10। या फिर आप इससे भी कंपेयर करा सकते हो 36.30 से, और बेस प्राइस थी 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 36.30/33। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.10, ठीक है। तो दोनों ही केस में अगर आप दोनों को लेकर कंपेयर कर सकते हो, दोनों का आंसर 1.10 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी u की वैल्यू आई वो आई 1.10। आगे बात करेंगे डी। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू डाउन प्राइस अपॉन बेस प्राइस। ये प्राइस डाउन कितनी गई थी और कौन से बेस से वो डाउन गई थी। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे डाउन गई थी 27 और जो बेस था वो 30 रुपीज था। तो हम लोग देखेंगे 27 डाउन प्राइस है और अपॉन 30, जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.90। या फिर आप इसको इस वाले से भी कंपेयर कर सकते हो कि 24.30 डाउन गई थी और जो बेस प्राइस थी वो थी 27। तो हम लोग ने वही किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे 23/30 अपॉन 27,
तो आंसर जो आ गया वो आ गया 0.90 का। गॉट इट। तो हम लोग देखोगे अगर आपको क्या मिल गया, हमें r मिल गया, r इज नथिंग बट द 1.025, देन वी गॉट u इज व्हाट 1.10 एंड d इज व्हाट 0.90। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, उसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज में फॉर्मूले में पुट किया r माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। तो r की जो वैल्यू निकल के आई वो ये आई 1.0247, तो हम लोग ने वो रख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अप टू 4 डेसिमल आपको वही कंसीडर करना है। ये आगे चल के जब आप सॉल्व करोगे वहां पे कंसीडर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे भी करके लिख दिया। तो आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू कंसीडर करोगे, r की वैल्यू 1.0247 माइनस जो d की वैल्यू है वो है 0.90। देखोगे 0.90 तो 0.90 लिख दिया, होल अपॉन 1.10 अप माइनस d। दिस माइनस दिस करोगे, देखो दिस माइनस दिस करोगे आपका आंसर आएगा 0.1247 और दिस माइनस दिस करोगे आंसर आएगा 0.20 और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6235। ये आपको निकल के आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। क्या मिल गया यहाँ पे आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, या तो फिर आप इसको 0.6235 लिखो, या तो आप इसको 62.35% लिखो, या तो फिर आप इसको 62% लिखो। एग्जाम में तीनों तरीके से लिख के आ जाना। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज क्या निकलेगी आपको भी पता है, और पूरे यूनिवर्सल रूल है कि प्रोबेबिलिटी जो भी होती है सबका प्रोबेबिलिटीज का टोटल करेंगे तो 1 आएगा। और हमको पता चल गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज है 0.6235। तो 1 में से जब हम लोग 0.6235 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीज की आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कैसे निकलेगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मिल जाएगा। सो 1 माइनस 0.6235 करेंगे, तो जब आप 1 माइनस 0.6235 करोगे तो आंसर आएगा 0.3765। कैलसी पे चाहिए तो करके देख लेना। ये क्लिक करो, या तो आप 30 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 37.65% होगा, या फिर आप इसको 38% भी कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईच नोड। तो आपने स्टेप नंबर 1 में क्या कर लिया, ट्री डायग्राम बना लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज निकाल दी। ठीक है, अब आओगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईच नोड। अब आपको समझ में आना, फेयर वैल्यू ठीक है, फेयर वैल्यू तो हमको पता कर, जब भी फेयर वैल्यू वर्ड यूज में आता है ना, यानी आज के डेट में हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है ना, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बताई है। देखो वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब क्या मैंने बताया था, पे ऑफ बताया था। ये देखो यहाँ पे इसके पिछले वाले रिवीजन सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना इज नथिंग बट द पे ऑफ। और कॉल ऑप्शन होगा तो आप मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करना, और पुट ऑप्शन होगा तो स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस करना, आपका पे ऑफ आएगा। और जब वर्ड एक्सपेक्टेड लगेगा तो उस पे ऑफ को हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे। और फेयर वैल्यू मतलब कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा उसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे और आज की डेट में लाएंगे। तो वही प्रोसेस करना है, बट एट ईच नोड करना है। एट ईच नोड मतलब यहाँ पे ना 3 नोड्स है। देखो ये तो डे 1 वाला नोड है, नोड का मतलब होता है कि यही वाले पॉइंट्स है। तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे लानी है, एक वैल्यू आपको यहाँ पे लानी है, एक वैल्यू आपको यहाँ पे लानी है। क्योंकि अगर आप 6 महीने बाद यहाँ पे खड़े हो तो वहां पे आप देखोगे कि 2 वैल्यूज निकल के आ रही है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू आएगी। कैसे क्या होता है अभी धीरे धीरे आपको और चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। तो देखो, तो आपको अब क्या बनाना है, एक पे ऑफ टी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, पे ऑफ टी डायग्राम। क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्ट कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो सबसे पहले आप पे ऑफ टी डायग्राम बनाओगे कि कितने हम लोग को पे ऑफ मिलेगा, जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो पे ऑफ कितना मिलेगा, उसको आपको एक पे ऑफ बनाना। तो सेम आपको ड्रॉ कर देना है C1, मान लो ये सेम चीज है ना, सेम ऐसे ड्रॉ करना, बट वैल्यूज पुट नहीं करना आपको। तो आपने पे ऑफ बना दिया कि इस वाले पॉइंट से 2 वैल्यू निकल के आ रही थी 30 और 27, और फिर उससे यहाँ पे एक वैल्यू निकल रही थी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम लोग पे ऑफ निकालते हैं कि ईच नोट पे पे ऑफ क्या होगा। देखो पे ऑफ कैसे आएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही थी, यहाँ से आप देखो ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो हम लोग की मार्केट प्राइस हो रही थी वो कितनी हो रही थी 36.30, और हमारी स्ट्राइक प्राइस कितनी थी 28 थी। ओके, तो देखो ये रहा 36.60 हमारी यहाँ पे प्राइस आ रही थी, और जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 28 थी। अब कब हम लोग कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन हम लोग एक्सरसाइज कब करते हैं,
जब स्ट्राइक प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगी तो वो एक्सरसाइज होगी, और अगर स्ट्राइक प्राइस हुई या अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गई तो हम लोग कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और अगर डॉट स्ट्राइक प्राइस हुई या स्ट्राइक प्राइस से नीचे हुई तो उस केस में हम लोग ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। गॉट इट? तो अगर मेरी प्राइस 36.30 आई तो क्या मैं वो टाइम पे एक्सरसाइज करूंगा? ऑफ कोर्स मैं करूंगा, क्योंकि प्राइस ऊपर है। तो हम लोग का पे ऑफ क्या निकल के आएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज मार्केट प्राइस कितनी है 36.30 और स्ट्राइक प्राइस कितनी है 28, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा दैट इज 8.30, वो क्या हो जाएगा आप लोग का पे ऑफ हो जाएगा। कौन से वाले बॉक्स के लिए? ये वाले बॉक्स के लिए। समझ में आया आपको 8.30 कैसा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड प्राइस आपकी निकल के आ रही थी, ये देखो यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 29.70। तो देखते हैं 29.70 पे क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। ये देखो स्ट्राइक प्राइस है 28 और प्राइस है 29.70 यहाँ, तो ये भी ऊपर से स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस ऊपर है, यानी मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, इट मींस इट इज अ कॉल ऑप्शन, इट मींस इट इज अ एक्सरसाइजेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने में पे ऑफ क्या निकल के आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल देंगे, 29.70 माइनस 28 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 1.70। गॉट इट? अब हम लोग थर्ड वाला बॉक्स देखेंगे। थर्ड वाले बॉक्स में वैल्यू क्या? थर्ड वाले बॉक्स में जो वैल्यू था वो था 24.30। अब देखते हैं ये वाले बॉक्स में क्या हम लोग कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो ये है, और जो एक्चुअल में मार्केट प्राइस आ रही है वो 24.30 आ रही है। अब आप खुद सोचो, क्या यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? जी नहीं। जब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं तो हम लोग का आंसर ऑलरेडी पे ऑफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस चीज को मैंने सॉल्व करके भी बता दिया कि 24.30 माइनस 28 करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा मतलब हम लोग उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, और इस केस में जो पे ऑफ अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग 0 लिखते हैं या फिर नील लिखते हैं। तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे लिख दी, इफ पे ऑफ इज नेगेटिव देन ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, हेंस पे ऑफ इज 0। ओके, तो आपको इस तीनों बॉक्स का पे ऑफ निकल के आ जाएगा। तो आपको ये तीनों बॉक्स में पे ऑफ निकाल के ला देना है एज पर द क्वेश्चन डिमांड। अब जैसे ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी ना, आपको इन दोनों वैल्यू से इसकी वैल्यू डिराइव करनी है, और इन दोनों वैल्यू से इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। और ये जो नोड्स है इनको हम लोग कहते हैं नोड्स। ये C1 है नोड्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, K1 K2 K3 एज पर योर डिमांड, ABC व्हाटएवर इफ यू वांट करके। तो यहाँ पे मैंने इसको अज्यूम किया कि ये C1 नोड है, ये C2 नोड है और ये C3 नोड है। आइए देखते हैं ईच नोड पे हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ईच नोड पे आपको निकालनी है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब एक्सपेक्टेड कब आएगा? जब हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पे ऑफ व्हेन प्राइस अप। तो पे ऑफ जब प्राइस अप होगी ना, तो ये कैसे निकलेगा? इसका सीधा फॉर्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मल्टीप्लाई करना पे ऑफ व्हेन प्राइस अप। यानी ये जो जब पे ऑफ प्राइस अप पे पे ऑफ कितनी आई? 8.30, और जो 8.30 है ये मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन था। जब प्राइस अप हुई तो बताओ कि पे ऑफ कितना आया? तो वही लिखा है, पे ऑफ व्हेन प्राइस अप। बताओ जब प्राइस होगी तो कितना उसका पे ऑफ आया, और उसको मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज होने से, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज तो आपने स्टेप नंबर 2 में निकाल दी, तो वहां से हमको एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डाउन मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ व्हेन प्राइस डाउन। तो जब प्राइस डाउन हो जाएगी उसमें में क्या पे ऑफ निकल के आएगा, और उसकी प्राइस डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग यहाँ पे पे ऑफ निकाल दिया। पे ऑफ कैसे निकाल दिया? ये टेबल का यूज करके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्रोबेबिलिटी से। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो आज के दिन तो है नहीं। अगर इस वाले केस में देखोगे, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा वो तो इस वाले जगह पे आएगा। हमको कहाँ पे आना है? 6 महीने पहले आना है। तो जब 6 महीने पहले आना तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग करेंगे। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए आप आर यूज करोगे। अब आर तीनों में से कोई एक भी चीज हो सकती है, या तो 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1 प्लस आर टू द पावर टी इफ इट इज अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एंड ई टू द पावर आर टी इफ इट इज अ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। गॉट इट? तो ये फॉर्मूला जस्ट डेरिवेशन है, बाकी कुछ इतना है नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला रीड करना है और समझ के चलना है। अब हम लोग इसको एप्लीकेशन देखते हैं। देखो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईच नोड। अब मैं ईच नोड पे इसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहा हूँ, C2 पे निकाल रहा हूँ। कहाँ पे निकाल रहा हूँ? C2, यानी ये वाले जगह पे। तो देखो C2 पे जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज है वो सब केसेस में सेम होगा, दैट इज 0.623 ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज 0.623 एंड डिक्रीज कितनी आ गई आपकी? 0.3765। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय 8.30। ये पे ऑफ हम लोग ने यहाँ डायग्राम बना के निकाल दिया, तो हम लोग ने वो लिख दिया। प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितनी थी 0.3765, तो वो भी लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज है 0.3765 मल्टीप्लाई बाय 1.70। ये क्या हुआ, देखो जब ये वाले नोट से प्राइस डिक्रीज हुई थी तो पे ऑफ कितना आया था 1.70 का, तो वो लिख दिया। और नीचे में 1.005 डिवाइड बाय 6/12, यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग सॉरी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, इसके लिए आर के जगह पे क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इफ यू मूव अहेड देन ये 5.175 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, एंड इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो इसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी ऊपर आपको रेफरेंस के लिए दिया था। ये ऐसे सॉल्व होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये वाला वैल्यू आएगा, फिर ये वाला वैल्यू आएगा, और इसको मैं अगर 3 डेसिमल तक राउंडिंग ऑफ करूं तो 1.025 हो जाएगा। ओके, तो देखो वही हुआ 1.025, फिर इन दोनों को प्लस करना, डिवाइड बाय दिस करना, तो ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाय दिस करना मतलब डिस्काउंटिंग करना, इससे आप डिस्काउंटिंग कर दोगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट इज 5.673, ये इस नोड पे आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसी तरह सेम इस नोड का भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो देखो C3 पे कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे देखो जब आप इस नोड पे हो तो जब प्राइस अप हुई, जब आप इस नोड पे हो जब प्राइस अप हुई तो पे ऑफ कितना आया 1.70, तो वही लिख दिया मैंने डायरेक्टली 1.70 प्लस ये प्राइस डिक्रीज होने की आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, और इस वाले वैल्यू पे जब प्राइस डाउन हुई तो वैल्यू कितना निकल के आया था पे ऑफ 0, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 0 और डिवाइड में जो आर की वैल्यू आ रही थी वो कर दी। अब इन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे आपका आंसर ये आएगा, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, और ये डिवाइड बाय इसको सॉल्व करें तो 1.0325, इन दोनों को प्लस करना डिवाइड बाय दिस करना, तो आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आएगा ₹1.034। तो ये वाले नोड पे जो आपका पे ऑफ आया वो कितना आ गया 1.0341। यहाँ तक के क्लियर है आपको, कुछ नहीं किया, बस इसका जो पे ऑफ आ रहा था इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे आया, यहाँ पे जो पे ऑफ आ रहा था इसको भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटिंग करके ये वाले वैल्यू। अब हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई, अब हमें इस वाले वैल्यू पे आना है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू पे आना है। डायरेक्ट इसके निकालने जाओगे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब तक आपको इसकी और इसकी वैल्यू नहीं पता है आप इसकी वैल्यू पे आ ही नहीं सकते। तो देखो आगे C1 की वैल्यू निकाली सेम एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज पे ऑफ व्हेन प्राइस इंक्रीज, तो यहाँ वाले जगह पे जब रहोगे ना तो इस यहाँ के लिए पे ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ का डाउन पे ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो वही सेम लिखना है आपको 0.6235 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ कर दिया, और प्लस 0.3765 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय 1.0341 कर दिया, ये वाला यहाँ पे जब पे ऑफ डाउन हुआ, एंड डिवाइड में आपका आर आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो 3.537, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे ये वैल्यू आएगी, एंड डिवाइड बाय दिस कर देना तो आपका जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा, क्या आएगा 3.83। गॉट इट, तो ये था आपका बायनोमियल मॉडल। स्टेप्स आर वेरी सिंपल्स, वेरी सिंपल, ये स्टेप को फॉलो करना कभी आपका बायनोमियल का क्वेश्चन होगा ही। स्टेप 1 में ड्रॉ करना है आपको ट्री डायग्राम ऑफ प्राइस मूवमेंट इन शेयर, स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, फिर स्टेप नंबर, और यहाँ पे ये जो मैंने आर लिखा है एग्जाम में डायरेक्टली आर पुट मत करना, आर के एसेंस को समझ के चलना कि आर मतलब तीनों में से कोई एक, ये एक चीज हो सकती है। देन उसके बाद आप लोग स्टेप नंबर 3 में आओगे, फेयर वैल्यू निकलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईच नोड करके निकालना, पहले पहले पे ऑफ का डायग्राम ऐसे बना लेना, फिर ये वाले पे ऑफ तो आप निकाल लोगे, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स रखना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स कहाँ से पुट अप होंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके फिलिंग द ब्लैंक्स पुट अप होने चालू होंगे, एंड उसी के साथ आपका जो बायनोमियल मॉडल है, मेथड है, उसका मैंने रिवीजन करा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 23 देख लेते हैं, सो दैट आपका जो बायनोमियल वाला चीज है वो खत्म हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 और 23 की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव, यस, एक बार और ओपन करना है मुझे क्योंकि ये सॉल्यूशन है, और अभी हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 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 21 23 ना, 21 21 हो गया। अब मेरे सॉल्यूशन नोट्स मेहनत करके बनाए हुए 21 अभी आ जाएगा।
ये रहा 20 और ये रहा आपका 23 पहले कराया है क्या? पहले 23 कराया, तो आगे सबसे पहले हम 23 ही देखेंगे, उसके बाद हम 21 पे आएंगे। तो 23 पहले देख लेते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेट्स सी करके। तो आइए 23 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। देखिए ये सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ऑल ऑफ यू जस्ट पे योर अटेंशन हियर फास्ट। देखिए क्या लिखा है, कंसीडर अ 2 year कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹50। तो कंसीडर करना है कि 2 year कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन क्या है? 2 years का है। तो ये कॉल ऑप्शन है, यानी ये बाय का ऑप्शन है, और ये जो वैल्यू है वो 2 years की, विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50, जिसका स्ट्राइक प्राइस है वो ₹50 है, ऑन अ स्टॉक द करंट प्राइस ऑन विच इज ऑल्सो 50, और जिसकी करंट प्राइस है यानी करंट मार्केट प्राइस है वो भी ₹50 है। ठीक है, assume that assume that there are 2 time period of 1 year and each year the stock price can move up or down by equal percentage of 20%। तो अज्यूम करना है इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2 years की है, और हर 1 year में इसका प्राइस मूवमेंट होगा, और जो प्राइस मूवमेंट होगा वो 20% से होगा। इक्वल अप भी होगा 20%, इक्वल डाउन भी होगा 20%। ठीक है, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6%। इसका जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 6% का है। एंड यूजिंग बायनोमियल ऑप्शन मॉडल, बायनोमियल ऑप्शन मॉडल का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप और डाउन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूव अप कितना होगा, डाउन कितना होगा। ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। एंड ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बायनोमियल ट्री शोइंग प्राइसेस एंड पे ऑफ एट ईच नोड। तो आपको ड्रॉ करना है क्या? ट्री डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बायनोमियल ट्री शोइंग प्राइसेस एंड पे ऑफ एट ईच नोड। तो जो भी हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया ना, सेम लाइक थोड़ा वैसा ही है। आओ देख लेते हैं हम लोग आर का कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो आर है यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो वील अज्यूम इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट करके, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट क्यों अज्यूम करें, क्योंकि 2 साल होगा ना, तो 1 year के बीच इन्होंने बोला 1 year इसका इंटरवल है, तो 1 year तो पूरा चल रहा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 year का तो हो सकता ही है ना, जब कुछ बोला नहीं है। पर उस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्यों लिया था, क्योंकि 1 year में 2 times उन लोगों ने इंटरवल दिया था 6 मंथ का, तो जब 6 मंथ का है तो वहां पे तो कंपाउंडिंग पिक्चर में आ सकता है। तो यहाँ पे होगा 1 + r×t। ठीक है, फिर हम लोग ने आर की वैल्यू पुटअप कर दी। आर की वैल्यू पुटअप कितनी कर दी? आर की वैल्यू पुटअप कर दी 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये यही आएगी, एंड 1 + दिस करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.06 आएगी। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ट्री डायग्राम ऑफ प्राइस मूवमेंट। पहले तो जो चीजें दी है वो लिख ली है मैंने, आपको गिवन बता देता हूँ। गिवन 2 year कॉल ऑप्शन है, करंट प्राइस इसकी ₹50 है, स्ट्राइक प्राइस भी इसकी ₹50 है। ठीक है, जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस इज ऑल्सो ₹50 एंड द स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो ₹50। पीरियड इन 2 time period of 1 year and price movement up and down is equal 20%। ठीक है, risk free rate is 6% and using binomial model calculate the probability of price moving up and down and draw a 2 step binomial tree showing prices and payoff at each node। यानी पूरे क्वेश्चन को इन्होंने तोड़ के बस दे दिया आपको, बट जब एग्जाम में अगर ये भी बोले कि वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन निकालो, तो आपको एग्जाम में यही समझ लेना है कि पूरे चारों के चारों स्टेप लगाने। और ये स्टेप्स देखते हैं। ड्रॉ ट्री डायग्राम। स्टेप नंबर 1 में क्या था? ड्रॉ करना है ट्री डायग्राम ऑफ प्राइस मूवमेंट इन। तो देखो ₹50 का शेयर था आज के दिन में, 20% अप होगा तो ₹60 हो जाएगा, और 20% डाउन होगा तो ₹40 हो जाएगा। फिर ₹60 का शेयर आफ्टर 1 year, अगर वहां से हम लोग काउंट करेंगे 1 year लेटर ऑन भी 20% अप होगा तो उसकी वैल्यू 72 हो जाएगी, और अगर 60 का 20% डाउन होगा तो 48 हो जाएगा। सेम लाइक दैट ₹40 का शेयर अगर 20% अप होगा तो 48 हो जाएगा, और अगर ₹40 का शेयर 20% डाउन हुआ तो 32 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि टी डायग्राम कैसे बना? एकदम इजी था। 50 + 20% 60, 50 - 20% इज ₹40, 60 में 20% ऐड किया 72, 60 में 20% डाउन किया 48, और 40 में अगर 20% अप करोगे 48 आएगा, और 40 में 20% डाउन करोगे तो 32 आएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने एक बार करे हो, तो आपको फटाफट सब एक गो थ्रू मिलेगा। स्टेप नंबर 2 में हम लोग निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालेंगे, दैट इज r - d अपॉन u - t। कैसे निकलेगा? देखो, वेयर r इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था, कुछ नहीं कहा है यहाँ पे, हम लोग को पता है 2 years का इंटरवल है, सॉरी
2 ईयर्स का टाइम पीरियड है और 1 ईयर का इंटरवल है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। तो 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी करेंगे, आर की वैल्यू 0.06 है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे 0.06 आएगा, एंड द फाइनल आंसर आपका जो आर निकल के आएगा वो आएगा 1.06 आ जाएगा। अब u की वैल्यू देख लेते हैं, u इज नथिंग बट द अप प्राइस अपॉन बेस प्राइस। इस वाले डायग्राम में जाओगे, अप प्राइस 60 है, बेस प्राइस 50 से उठी हुई है, तो 60 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1. या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में दूसरे तरीके से निकालना है तो दूसरा वाला भी कंपेयर कर लेना, 72 प्राइस है और जो उठी है वो 60 से अप हुई है, बेस प्राइस 60 है, तो 72 डिवाइड बाय 60 करोगे तो भी आपका आंसर 1.2 आ जाएगा। डी कैसे निकलता था, डाउन प्राइस अपॉन बेस प्राइस, तो यहाँ पे जो प्राइस डाउन हुई है वो 40 है और जो बेस प्राइस थी वो 50 से 40 पे गई है, तो 40 डिवाइड बाय 50 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.8। या फिर आप इसको 32 डिवाइड बाय 40 करोगे, ये देखो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया गलती से, यहाँ पे क्या आएगा 40 आएगा, ये 40 कर देना, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 32 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 0.80। चलो नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सारे वैल्यूज फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज का आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, यानी पहले यू आएगा फिर डी आएगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज है, तो सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। आर की वैल्यू 1.06 थी, डी की वैल्यू 0.80 थी, फिर अप की वैल्यू थी 1.20, यू की वैल्यू ये देखो, यू इज नथिंग बट द अप प्राइस 1.20 और डी की वैल्यू 0.8 है। दिस माइनस दिस करेंगे आंसर आ जाएगा 0.26, दिस माइनस दिस करेंगे आंसर आ जाएगा 0.2। यहाँ तक सबको क्लियर है, एकदम इजी था, कुछ नहीं, सब वैल्यूज, अभी हम लोग सिर्फ वैल्यूज को सिर्फ पुट कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.65, या फिर आप इसको 65% भी लिख सकते हो, तो एग्जाम में 0.65 भी लिख देना, 65% भी लिख देना, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज अगर आपकी 0.65 है तो डिक्रीज क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, तो मैंने 1 माइनस 0.65 किया, तो जो आंसर आया वो आया 0.35, या तो मैं इसको 0.35 लिख सकता हूँ या तो फिर मैं इसको 35% लिख सकता हूँ, इट्स अप टू मी। आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 3 में हमको निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन और एट ईच नोड ऑफ पे ऑफ दिख रहा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोल लूं या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलूं, बोथ आर सेम करके, तो आपको बस यहाँ पे वही देखना है। देखो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि कहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, तो ये वाला मैंने ऊपर ही बनाया था, ऊपर ही मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखो ये है कॉल ऑप्शन, ठीक है, और कॉल ऑप्शन का एकदम सिंपल सा फंडा है, व्हेन द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तब जाके कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊं यानी ये लाइन से समझाऊं, तो देखो लाइन मैंने मार दी, लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ किया, फिर स्ट्राइक प्राइस कर दी 50 रुपीज की यहाँ पे प्लॉट। अब अगर 50 रुपीज से प्राइस अप हुई यानी उस केस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और अगर 50 रुपीज प्राइस रही मार्केट प्राइस या फिर से डाउन हुई तो उस केस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सारे प्राइसेस को यहाँ पे प्लॉट कर दिए 72, 48, 30। अब मुझे बताना है आपको कहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। क्या 72 पे होगा? यस होगा। क्या 48 पे होगा? जी नहीं, क्योंकि 50 से नीचे है। क्या 32 पे होगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 50 से नीचे है। अब पे ऑफ निकालो, जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो पे ऑफ क्या आएगा 72 माइनस 50 करूंगा, क्योंकि पे ऑफ क्या निकलेगा स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 22 रुपीज। इस वाले नोड पे क्या हो जाएगा वो पे ऑफ आ जाएगा। और जब प्राइस डाउन होगा तो क्या उस केस में पे ऑफ आएगा? यस आएगा, बट वो नेगेटिव होगा। और जब भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव होगा इट मींस हम लोग ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उस केस में जो पे ऑफ आएगा वो जीरो आएगा। तो देखो वही चीजें मैंने बस यहाँ पे प्लॉट कर दी है पे ऑफ डायग्राम में। यहाँ पे 22 रुपीज आएगा, कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे पे ऑफ आपका जीरो आएगा जब मार्केट प्राइस 42 रुपीज 48 रुपीज है, वो कैसे आ रहा था 48 माइनस 50 माइनस 2 आ रहा है। और जब भी माइनस में वैल्यू आती है इट मींस हम लोग उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके मैंने लिख दिया है। उस केस में हम लोग पे ऑफ जीरो लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो पे ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ गया। और थर्ड वाले केस में भी जीरो आ जाएगा जब मार्केट प्राइस 32 होगी और 32 होगी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 32 माइनस 50 इज माइनस 80, और नेगेटिव आ रहा है इट मीन हम लोग पे ऑफ एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो पे ऑफ इज जीरो। जीरो क्यों आ रहा है? इफ पे ऑफ इज नेगेटिव देन ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज एंड हिज पे ऑफ इज जीरो। अब हमको ये वैल्यूज मिल गई, अब इस वैल्यूज से हम ये वाले वैल्यू डिराइव करेंगे, यानी सिंपल है इन दोनों वैल्यूज का यूज करके ये वाले वैल्यूज पे आएंगे, और इन दोनों का यूज करके हम लोग ये वाले वैल्यूज पे आएंगे, और फिर इन दोनों का वैल्यू यूज करके हम लोग इस वाले वैल्यू पे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 पे आते हैं अपना वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये स्टेप नंबर 4 ही चल रहा है, स्टेप नंबर 3 है।
कंसेप्ट नोट्स में स्टेप नंबर 3, अच्छा 3 स्टेप्स में कवर किया है, ओके ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आपको पे ऑफ निकालना है ना, चलो देखते हैं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ व्हेन प्राइस अप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ व्हेन प्राइस डाउन अपॉन 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर के जगह पे आपको देखना है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखो हम लोग पे ऑफ निकालते हैं पहले C2 के नोट्स पे, यानी पहले ये वाले नोड पे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज इज 0.65 मल्टीप्लाई बाय 22 कैसे आया वो हम लोग ने लिख दिया था पे ऑफ को सॉल्व करके वो। तो जब प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारी पे ऑफ 22 हो गई, प्लस करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय 0। तो देखो जब प्राइस डिक्रीज हुई थी तो जो पे ऑफ थी वो 0 आई थी, एंड डिवाइड में आपका 1 प्लस आर, जो भी आर वाला चीज है वो आ जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 1.06 मिलेगा। आर क्या है आपका 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं। इसको प्लस करोगे, देखो इन दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय दिस करोगे तो जो पे ऑफ निकल के आ जाएगी वो आएगी ₹13.49। कौन से नोड पे? C2 के नोड पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं C3 पे क्या होगा? C3 देखो जब प्राइस अप हुई तो उसका पे ऑफ 0 था और डाउन हुई तभी भी पे ऑफ 0 ही था। तो यहाँ पे 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ व्हेन प्राइस अप इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय 0 व्हेन प्राइस डाउन हुई तो उसका भी पे ऑफ 0 ही आया, और डिवाइड बाय 1.06 कैसे है वो इसी को सॉल्व करके आया। तो इस बार मैंने डायरेक्टली पुट अप कर दिया। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, और इस पूरे को डिवाइड बाय 1.06 करोगे तो भी आंसर आपका 0 आएगा। कैलसी पे आप 0 डिवाइड बाय 1.06 करोगे तो आपको एरर शो करेगा, 0 ही आपको शो कर देगा, सॉरी एरर शो नहीं करेगा, एरर तब शो करता है अगर आप 1.06 डिवाइड बाय 0 करोगे तो कैलसी पे ई लिख के आएगा, लेकिन आप 0 डिवाइड बाय 1.06 करोगे तो आपको 0 आंसर मिल जाएगा। अब C1 की नोट्स पे आते हैं, वो कैसे आएगा? हमें यहाँ की वैल्यू मिल गई, यहाँ की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का यूज करके हम ये वाले वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए C1 पे क्या होगा, C1 पे 0.65 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, और प्रोबेबिलिटी व्हेन प्राइस इंक्रीज तो पे ऑफ आ गई 13.49, तो यहाँ पे हम लोग 13.49 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, व्हेन प्राइस इज डाउन तो क्या होगी, प्राइस डाउन होने पे पे ऑफ कितना आ गया, 0 आ गया, तो प्राइस डाउन होने पे प्राइस आपका 0 आ गया, प्राइस डाउन होने पे जो पे ऑफ है वो 0 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितनी है 0.35, एंड डिवाइड बाय आप आर करोगे दैट इज 1.06। अब क्या होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8.7685, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0, एंड डिवाइड बाय 1.06 एज इट इज, ये जो चीज थी वो मैंने लिख दी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड बाय ये करोगे तो जो आपका पे ऑफ निकल के आएगा दैट इज योर फेयर वैल्यू। व्हाट इज योर फेयर वैल्यू? जो निकल के आएगी वो आएगी 8.27। गॉट इट? पूरा आंसर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन भी इसका दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 ना, ये देखो इन लोगों ने पे ऑफ ये बनाया 50, 60, 72, 48, 32, 40, सेम लाइक दैट। अब आपका आर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज इज 0.65 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज इज 0.35, ये रहा। Probability of price increase is 0.65 and decrease is 0.35. Increase is 0.65, decrease is 0.35. Then ये पे ऑफ ईच नोड करके देखो सेम 8.272, 8.272, 13.49, 0, 13.49, 13.49, 0, then after 22, 0, 0, ये देखो 22, 22, 0, 0, ओके। और ये जो मार्केट प्राइस है जस्ट वो लिख दिया फॉर द सेफ्टी पर्पस, आप लोग भी एग्जाम में लिख के आ जाना। ये वाली चीजें हो गई, एंड ये लोग ने डायरेक्ट सी का नोट निकाल के दे दिया, दैट इज 13.49, यहाँ का निकाल के दे दिया, और फिर उन्होंने डायरेक्ट ये निकाल के दे दिया। बट आपको जैसे मैंने कराया आपको वैसे ही करना, तीनों ही नोट पे आप वैल्यू निकाल के देना, ठीक है। इनको पता चल गया था कि एक पे 0 आएगा, इसके लिए उन्होंने वहां पे मेहनत नहीं की, बट आपको मेहनत करनी है वहां पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स सी, दिख रहा है? इज एवरीथिंग इज वेल? ओके। 21 नहीं लिखा। सुमना, सुमन लिख देते हैं, सुमना क्यों लिख दिया, ठीक है। सुमना wanted to buy shares of EIL which has a range of 411 to 592, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उन्होंने एक शेयर खरीदा EIL का जिसकी जो रेंज है वो 411 से लेके 592 तक जा सकती है, यानी वो 411 से लेके 592 के बीच में उसकी प्राइस की रेंज जा सकती है। अब मंथ लेटर, एक महीने बाद जा सकती है, ठीक है। तो यानी अपर प्राइस दे दी है, डाउन प्राइस दे दी। नाउ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ पर शेयर इज 421, और अभी के टाइम पे जो उसकी शेयर की प्राइस है वो कितनी है, 421 रुपीज है, ठीक है। हर ब्रोकर, अच्छा ये लड़की है, ओके। सुमन भी तो लड़की का नाम हो सकता है, ओके। लेट्स फोकस हियर। Her broker inform her that the price of this share can soar up to 522 within a month or so। तो उसके ब्रोकर ने बोला देखो ये जो शेयर है ना EIL का, इसकी प्राइस 522 तक जा सकती है, ठीक है। सो दैट शी शुड बाय अ 1 मंथ कॉल ऑफ EIL। तो उसने बोला कि आप एक महीने का कॉल ऑप्शन खरीद लो। नाउ इन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट इन बाइंग द कॉल, तो उसको ना कॉल बाय करने के लिए प्रूडेंट होना है, यानी उसको एकदम श्योरिटी चाहिए कि हाँ मैं कॉल बाय करूं तो मेरा मुनाफा ही हो, प्रॉफिट ही हो। द शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एट लीस्ट 522। उस केस में क्या होना चाहिए कि शेयर प्राइस उसकी 522 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगी, 522 स्ट्राइक प्राइस शायद कहीं ना कहीं रखेगी। सो एटलीस्ट 5 एंड द अश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर, और उसके ब्रोकर ने इसकी अश्योरिटी दी ही नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Though she understands the uncertainty of the market, she wants to know the probability of attaining the share price of 592, so that buying of the 1 month call of EIL at the execution price of 522 is justified। तो देखो मैंने बोला ना ये इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी, तो जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो 522 है, और उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 592 होने की, प्राइस 592 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, उसको उसका क्या चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। निकाल देंगे। एडवाइज हर एंड टेक द रिस्क फ्री रेट ऑफ 3.60 फॉर 1 मंथ, एंड उसने बता दिया सामने से कि 1 मंथ का जो आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट लेना है वो 3.60 लेना है, एंड E इज इक्वल टू E टू द पावर 0.06 इज इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पे E की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, यानी आपको सीधा समझ जाना है ये एक्सपोनेंशियल, यानी जो E वाला जो अपना कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे 3.60 के आगे पर एनम की कोई साइन नहीं दी है, इट मींस इट इज अ 1 मंथ का रेट, और हमको यहाँ पे यही इसको निकाल के बताना है कि प्राइस अप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बस। तो आइए देखते हैं। गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिख दी सुमना के लिए, इनकी जो रेंज है वो 411 से लेके 592, प्रेजेंट प्राइस है वो है 421 शेयर की, स्ट्राइक प्राइस है वो है 522, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पे पढ़ा। जो रिस्क फ्री रेट है वो है 3.60 एक महीने के लिए, एंड e टू द पावर 0.036 इज इक्वल टू 1.037, एंड हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइस अप होने की कितनी होगी। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने डी डायग्राम बना लिया कि आज इसकी प्राइस 421 है, जो अप होके 592 हो सकती है और डाउन होके 411 हो सकता है एज पर द क्वेश्चन गिवन। तो वो कर दी हम लोग ने। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप कैसे निकालना हम लोग को, r माइनस डी अपॉन u माइनस टी। तो हम लोग ने लिख दिया r की जो वैल्यू थी ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, तो वहां पे आ रहा है e rt आ रहा है, क्या आ रहा है e टू द पावर rt माइनस डी होल अपॉन u माइनस डी, और इन्होंने वेर r इज इक्वल टू e टू द rt, तो उन्होंने सामने से दे दिया कि जो e टू द rt की वैल्यू है वो है 0.036। सर यहाँ पे जो r है, अब आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि r है 3.6 और t तो 1 मंथ है ना, हाँ तो लिखो ना जो r है, इन लोगों ने जो r दिया है, ये जो r की वैल्यू दी है 3.6, ये 1 मंथ का ही तो दिया है, तो हम लोग ने डायरेक्ट r 1 मंथ का लिख दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे t को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्टली हम लोग ने ये वैल्यू उठा ली। तो जब 1 मंथ का ही r, हम लोग को बेसिकली यहाँ पे r मल्टीप्लाई बाय t क्यों करते हैं, ताकि उतने मंथ में हम उसको एडजस्ट कर सके ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली r की वैल्यू दे दी है 1 मंथ की, तो हम लोग ने लिख दिया, क्या लिख दिया कि वेयर r इज इक्वल टू e टू द पावर rt इज इक्वल टू e टू द पावर 0.036, ठीक है। अब हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे, प्राइस अप होने की वैल्यू, तो प्राइस अप होके कितनी हो सकती है 592, और बेस प्राइस कितनी है 421, तो वही करी 592 डिवाइड बाय 421, तो अप होने का जो u आया, प्रोबेबिलिटी नहीं, जो u की वैल्यू आई वो आई 1.406, और d देखेंगे प्राइस डाउन होके 411 हो सकती है, तो 411 डिवाइड बाय 421, तो जो d
की वैल्यू आ गई, वो आ गई 0.976। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में उसको, यानी ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। आप लोग भी एग्जाम में r माइनस डी अपॉन यू माइनस डी लिखना, फिर यहाँ पे जब आप आओगे तो चेक कर लेना कि r के जगह पे कौन सी वैल्यू पुट अप करनी है। सेम वैल्यू सब पुट करेंगे, e टू द पावर 0.036 एंड d की जो वैल्यू आई वो आई 0.976 होल डिवाइडेड बाय 1.406 u की वैल्यू और d की वैल्यू ये आई। अब इसकी वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, वो है 1.037, तो हम लोगों ने लिख दिया कि 1.037 उसकी वैल्यू है, माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। जब आप दिस माइनस दिस करोगे आंसर ये आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.43। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज हो कितनी आ रही है, 0.1418। तो इसके हिसाब से आपका जो सोल्यूशन है वो होगा धस, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस आई वो कितनी आ गई 0.1418। गॉट इट। तो आपका यहाँ पे 21 भी रिवाइज हो गया और 23 भी रिवाइज हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन आपको इसका सॉल्यूशन दिखा लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये देखो, 21 का जो आंसर है 0.1418, 0.1418 और अप डाउन दिखना है तो अप डाउन भी देख लो। अप है 1.401, 1.406, डाउन इज 0.976, so your down is 0.976। गॉट इट। चलो थोड़ा पानी पी लो, मैं पानी पी के आता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आगे के रिविजन्स। एच रेशियो कहाँ गया, ये वाला टॉपिक क्या, पी लिया पानी आप लोगों ने भी, पानी वानी पीते रहो, बॉडी को लिक्विड की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट हेज रेशियो। क्या है हेज रेशियो, और हेज रेशियो क्यों कैलकुलेट करना है इन सिंपल वर्ड। आज मेरे पास एक शेयर है और मुझे ना पुट बाय करना है या फिर सेल करना है, उसके रिगार्डिंग मुझे ये रेशियो निकालना है कि आज मेरे पास अगर एक शेयर है तो मुझे कितना पुट खरीदना है या फिर कितना सेल खरीदना है, उसका मुझे डिसीजन लेना है कि इफ आई हैव वन शेयर टुडे देन हाउ मच पुट आई नीड टू बाय। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर मुझे एक पुट खरीदना है तो आज मेरे पास कितना शेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से दिया गया कि अगर आपको एक पुट खरीदना है या फिर एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कॉल ऑप्शन में जाना है या फिर एक पुट ऑप्शन में जाना है, तो आज के डेट में आपके पास कितना शेयर होना चाहिए। बस हेज रेशियो, इट सिंपल वर्ड वही है। बट समझा, चलो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट हेज रेशियो। हेज रेशियो को हम लोग दूसरे शब्दों में डेल्टा भी बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आया है दैट कंपोजिशन ऑफ द इम्प्लाइड रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो एट वैल्यूएशन डेट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन सिलेक्ट फॉर परफेक्ट हेज, तो आपको समझना है आपको हेज रेशियो निकालना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन सिलेक्ट फॉर परफेक्ट हेज, देन यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट हेज रेशियो। आगे बढ़ते हैं, हेज रेशियो और डेल्टा निकालना है तो क्या उसका आंसर होगा CU माइनस CD अपॉन SU माइनस SD। तो ये क्या गाना गा रहे हो क्या, CU माइनस CD। देखो ये U है ये D है, मतलब अप एंड डाउन है, ये भी U एंड D है यानी ये भी अप एंड डाउन। CU माइनस CD अपॉन SU माइनस SD, तीनों का मतलब क्या होता है, चारों का वो देख लो इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉल ऑप्शन। और ये जो चारों चीजें लिखी है ये कॉल ऑप्शन के कंटेक्स्ट में लिखी हुई है। तो CU का मतलब होता है पे ऑफ फ्रॉम कॉल ऑप्शन इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज अप। क्या है, पे ऑफ कॉल ऑप्शन इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज अप। अगर जो स्टॉक की प्राइस है बढ़ गई तो उस केस में पे ऑफ क्या निकल जाएगा कॉल ऑप्शन के केस में, वो आपको लिखना है। देन CD मतलब होता है पे ऑफ फ्रॉम कॉल ऑप्शन इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज डाउन। अगर उसकी जो प्राइस है वो डाउन हो गई तो उस केस में पे ऑफ क्या निकल के आएगा। एंड SU मतलब अपवर्ड प्राइस ऑफ द स्टॉक, अपवर्ड प्राइस, एंड SD इज डाउनवर्ड प्राइस ऑफ द स्टॉक। समझ गया, एकदम सिंपल है। यस, अब देखते हैं आगे। ये तो चीज निकल गई डेटा। अब अगर क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे निकालो, देखो सिंपल है, आप लोग ना हेज रेशियो का यूज करके भी आज के डेट में प्रीमियम की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो बायनोमियल से निकाल सकते हो और बायनोमियल के अंदर ही एक छोटा सा बच्चू ये भी आता है, छोटा सा बच्चा ये भी आ जाता है, इसका भी यूज करके आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो देखो, वो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ और स्टेप्स को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रीमियम अमाउंट। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे कैसे निकलेगा इन केस ऑफ हेज रेशियो।
ठीक है, हेज रेशियो के केस में। ठीक है, आपको बोलेगा क्वेश्चन कि पहले आप हेज रेशियो निकालो, हेज रेशियो निकालो वाले ये वाली लाइनिंग बोलेगा कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन सिलेक्ट फॉर परफेक्ट हेज। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे इन केस ऑफ हेज रेशियो मींस प्रीमियम अमाउंट। तो क्या क्या करना, देखो, कैलकुलेट विद अ व्यू टू बाय शेयर एंड सेल कॉल ऑप्शन फॉर हेजिंग। तो यहाँ पे जो व्यू बना है वो इस व्यू से निकाला गया है, ये जो स्टेप्स दिया गया है, इट इज विद अ व्यू टू बाय शेयर्स, कि आप शेयर आज के दिन खरीद रहे हो और आपने कॉल ऑप्शन फ्यूचर में बेचा है हेजिंग करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परचेज शेयर एट एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना है परचेज शेयर का, जो आज की डेट में आपने शेयर खरीदा था, एक्सपायरी के डेट में, यानी जिस दिन ऑप्शन की वैल्यू एक्सपायर हो रही है उस दिन में उसकी वैल्यू क्या थी। तो वो कैसे निकलेगी, अगर उसका प्राइस गोज अप होगा, अगर गोज अप है देन शेयर प्रोसीड सेल प्रोसीड फ्रॉम शेयर। तो जो भी शेयर बेचा रहेगा आपने, उससे आपको पैसा मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अब प्राइस मल्टीप्लाई बाय हेज रेशियो, जो भी हेज रेशियो मैंने बोला था, अगर एक ऑप्शन खरीदना है उसके लिए आज की डेट में मेरे पास कितना शेयर होना चाहिए, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको वैल्यू एक निकल के आ जाएगी। रुपीज ही लिखना है ना, अच्छा इसमें से अमाउंट गायब हो गया, वही मैं बोलूँ कि ये क्या लिखा है, AMT इज अमाउंट, ओके। एंड उसमें से लेस करोगे लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन इन ऑप्शन। अब आपने कॉल ऑप्शन क्या किया था, बेचा था, कॉल ऑप्शन बेचा था, प्राइस अप हो गई, प्राइस अप हो गई यानी सामने वाला जो बायर था वो तो आके आपसे ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना, तो वही हुआ, तो लॉस हो गया शॉर्ट पोजीशन इन ऑप्शन, दैट इज अप प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे उतने का लॉस होगा, वही अमाउंट पे लिख देना, और यहाँ पे एक आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही वैल्यू होगी आपके आज के डेट में, आपके जेब पे इतना पैसा आ जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। इफ प्राइस ऑफ शेयर गोज डाउन, अगर प्राइस गोज डाउन हो गई तो उस केस में जो शेयर को बेचोगे डाउन प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय जो हेज रेशियो, यानी जितना शेयर खरीद के रखा था उतना बेच दोगे और एक अमाउंट निकल के आ जाएगी। और इस केस में क्या कुछ लॉस होगा नहीं, हियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन इज जीरो बिकॉज ऑप्शन होल्डर नॉट एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगी, और जब प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगी तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं, और जब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं तो उस केस में लॉस होगा क्या, क्योंकि सामने वाला पर्सन आएगा ही नहीं ना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने, तो लॉस होगा ही नहीं। और याद एक बात हमेशा समझ के रखना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और प्राइस डाउन होने पे जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम ही आएगी। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 पे आएंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट। कैसे कैलकुलेट होता है प्रीमियम अमाउंट, देखो, परचेस प्राइस ऑफ शेयर इन्वेस्टेड। नॉर्मली क्या होगा, आपको इतना पता है, आज जो मेरे पास अमाउंट है अगर मैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, यानी इन्वेस्ट करूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो फ्यूचर वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो बस मैंने वही लिखा है कि मान लो ये इतना जो अमाउंट है ये मेरा इन्वेस्टेड था और एक रेट से इन्वेस्टेड था, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ से आपका निकल के आएगा प्रीमियम का अमाउंट। कैसे निकल के आएगा, देखो, सबसे पहले आप लिखोगे परचेस प्राइस ऑफ शेयर इन्वेस्टेड, कि जो मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया उसकी परचेस प्राइस क्या है आज के दिन में। ठीक है, माइनस करेंगे प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शॉर्ट कॉल, जो आपने शॉर्ट कॉल हुआ तो आपको प्रीमियम मिला होगा, यानी अगर आपने 300 रुपीज की मान लो अगर आपने शेयर परचेस की होगी तो आपको प्रीमियम भी तो मिला है ना, आपने शॉर्ट कॉल किया, कॉल को आपने बेचा है, और जब बेचते हो तो हमको प्रीमियम रिसीव होता है, सेलर ऑफ ऑप्शन को प्रीमियम मिलता है। तो आज के डेट में मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो मैं जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो प्रीमियम अमाउंट माइनस करके करूंगा ना, क्योंकि अगर मान लो मेरे जेब से 300 गया और मुझे 20 रुपीज का प्रीमियम आया, एक्चुअल में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 280 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे ये माइनस हो गया कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शॉर्ट कॉल माइनस हो गया, उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं, जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमें स्टेप 1 से निकल के मिल गई। जो स्टेप 1 हम लोग ने किया वहां से हम लोग को एक अमाउंट डिराइव हुई ना, और ये जो अमाउंट डिराइव हो रही है तो फ्यूचर में मिल रही है, तो हमको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मिल गई। ठीक है, जो रेट है वो ये तीनों में से कोई एक होगी, 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी, या 1 प्लस आर टू द पावर टी, या फिर ई टू द पावर आर टी। अब ये जो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शॉर्ट कॉल है यही तो हमको निकालना है, और इसको हम अज्यूम क्या करेंगे, ये ई है। ठीक है, एंड परचेस प्राइस ऑफ शेयर इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑन डे 1 मल्टीप्लाई बाय हिच रेशियो, क्योंकि आपके पास उतना ही शेयर होगा ना जितना आपका हेज रेशियो निकल के आ रहा है। मैंने बोला ना 1 कॉल खरीदने के लिए या फिर 1 सेल 1 ऑप्शन खरीदने के लिए आज के डेट में कितना शेयर होना चाहिए, तो अगर एक शेयर की प्राइस इतनी है मल्टीप्लाई आपके पास कितना पॉइंट इतना शेयर होना चाहिए, हेज रेशियो इतना बता, हेज रेशियो से जो अमाउंट निकल के आई, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स निकल गया उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगी। इसको एज्यूम करना है पी, और रेट निकालना है, और फ्यूचर वैल्यू स्टेप 1 से आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये आ जाएगी उसके बाद आप निकालोगे क्या, अब ये वाला जो चीज आ गया आपको प्रीमियम अमाउंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां तक ओके। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा आगे बढ़ गया, एक अनदर चीज उसमें ऐड ऑन होता है।
अगर क्वेश्चन में बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन निकालो, क्या निकालो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस है इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो देखो निकालते हैं। स्टेप 1 में सबसे आप कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट यू नो करके। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आएंगे। और स्टेप नंबर 2 में आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, स्टेप 1 में जो अमाउंट आएगी यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो हम लोग लिख देंगे, माइनस करेंगे प्रीमियम डिवाइड बाय प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जस्ट रिवाइज करेंगे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो रिफर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। वापस बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन ने बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 1 अमाउंट लेना माइनस प्रीमियम डिवाइड बाय प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये होता है अगर आपने 10 रुपीज का प्रीमियम आज मान लो 100 रुपीज का प्रीमियम दिया जब आप कॉल बाय कर रहे थे, तो जब एक्सपायरी हुई उस दिन तो कुछ अमाउंट मिलेगी ना, और वो जो अमाउंट वो तो एक्सपेक्टेड है अभी तो मिली नहीं है, तो वो जो अमाउंट निकल के आएगी उसी को आप यहाँ पे लिख देते हो। मान लो उस दिन अमाउंट 200 मिल के आ गई तो आपने 200 लिखा, 200 लिखा, डे 1 पे आपने 100 इन्वेस्ट किया था और डिवाइड पे आपने 100 इन्वेस्ट किया था, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन, और वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी तक हुआ नहीं, ऐसा आप एज्यूम करो। तो आइए हम लोग रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपका 22, और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन किधर है, आजाओ आजाओ आजाओ, दिख रहा है बढ़िया तरीके से एकदम, चलो दिखता है। क्वेश्चन नंबर 22, एवरी आइज हियर, एवरीवन, सबकी आंखें यहाँ होनी चाहिए। मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है, तो मिस्टर दयाल है वो इंटरेस्टेड है एबीसी शेयर, एबीसी लिमिटेड उसके इक्विटी शेयर पर खरीदने के लिए, ठीक है, ओके। विच आर करेंटली सेलिंग एट 600, करंटली वो 600 पे बिक रही है। ही एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर में गो अप टू 780 और में गो डाउन टू 480, तो उनको लग रहा है इसकी जो प्राइस है अब जाने की वो 780 है या फिर डाउन होकर 480 हो सकती है इन 3 मंथ्स, आने वाले 3 महीनों में। एंड द चेंजेस ऑफ अकरिंग सच वेरिएशन आर 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, और इसके जो वेरिएशन है चांसेस है उसके क्या चांसेस है, अप होने के चांसेस 60%, डाउन होने के चांसेस है 40%। and a call option on the share of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630, और एक कॉल ऑप्शन भी है सेम प्राइस सेम शेयर की तरफ कि 3 महीने बाद अगर आप चाहो तो 630 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो। फर्स्ट, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हेज, अब ये बोल रहे कौन सा कॉम्बिनेशन वो मिस्टर दयाल सिलेक्ट करेंगे, यानी कितना शेयर खरीदेंगे एक ऑप्शन के लिए, क्योंकि ऑप्शन कभी टुकड़ों में नहीं दिखता, ठीक है, ऑप्शन आपको पूरा 1 खरीदना पड़ता है, ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे। सेकंड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, आज के डेट में वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा, यानी ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है बोल रहा है अगर रिस्क फ्री रेट 10%। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन के अंदर क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो भी चीजें क्वेश्चन में पहले मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दी, Mr. Dayal is interested in purchasing equity share of ABC Limited. Given current share price of ABC Limited is 600 each. Okay. Price of share may go up to 780 और may go down to 480. Okay, ये बातें भी लिख दी। Probability 60% है या फिर 40% है, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो 630 है, रिस्क फ्री रेट है वो 10% है, ठीक है। तो 630 की प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, एक मिनट रुको, यहाँ पे 630 नहीं आएगा, यहाँ पे जो प्राइस आएगी 600 से ये बढ़कर कितना हो सकता है, 600 से बढ़कर कितना हो सकता है 780, या 600 से घटकर कितना हो सकता है 480 हो सकता है। तो ये जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो लिख दी, वापस बोल देता हूँ। करंट शेयर प्राइस है 600, वो अप हो सकती है 780, डाउन हो सकती है 480, तो 600 से अप हो सकती है 780, 600 से डाउन हो सकती है 480, ठीक है। जो भी प्रोबेबिलिटी है वो 60% और 40% है अप और डाउन की, सामने से बता दिया क्वेश्चन ने। स्ट्राइक प्राइस इसकी 630 कॉल ऑप्शन की, और रिस्क फ्री रेट है 10%। अब आपको पता है क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपको अगर परफेक्ट है ऐसा कोई शब्द यहाँ पे लिख के, देखो लिखा ना व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर, और मैंने कंसेप्ट नोट्स में भी लिखा है ये वाला चीज, अगर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर ऐसा कुछ बोला तो मतलब आपको हेज रेशियो निकालना है। तो हम लोग हेज रेशियो निकालते हैं। हेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, CU माइनस CD अपॉन SU माइनस ST। अब देखो 630 की आपकी स्ट्राइक प्राइस है,
630 की आपकी क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। अब बताओ, जब प्राइस अप होके 780 भी हो सकती है और प्राइस अप होके 480 भी हो सकती है। तो मैंने बताया था ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगी, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, तो उस केस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और अगर स्ट्राइक प्राइस से प्राइस नीचे आई तो उस केस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो यहाँ जब प्राइस आपकी 780 होगा, यानी यहाँ पे क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, यस। और जब प्राइस 480 होगी तो क्या यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, जी नहीं। तो पे ऑफ बताओ, जब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो पे ऑफ क्या आएगा, यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो पे ऑफ क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हाँ नहीं, आंसर हो जीरो, क्योंकि जब ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो वही सेम लिखी, वेयर सी यू क्या होता है, पे ऑफ फ्रॉम कॉल ऑप्शन इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज अप, तो 780 माइनस 630 इज 150 आ जाएगा। एंड सी डी क्या आएगा, पे ऑफ फ्रॉम कॉल ऑप्शन, पे ऑफ फ्रॉम कॉल ऑप्शन इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज डाउन, एंड हियर द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज एंड हेंस पे ऑफ इज जीरो। तो ये पे ऑफ आपका जीरो हो जाएगा। तो सी यू की वैल्यू 150, सी डी की वैल्यू जीरो। आगे बढ़ेंगे, एस यू निकालेंगे, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, ये चीज सेम चीज वहां पे लिख दी है, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें लाइन लिख दी है ना, ये हटा दो। एस यू देखो, एस यू, एस यू यानी अपवर्ड प्राइस, यू मतलब अप होता है, ठीक है। तो अपवर्ड प्राइस ऑफ द स्टॉक 780 है, जो यहाँ पे बोला था कि 780 बढ़ के हो सकती है या तो डाउन होकर 480 हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी अपवर्ड प्राइस कितनी आ गई, 780, और एस डी मतलब डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड प्राइस ऑफ स्टॉक कितनी हो गई आपकी, 480 हो गई। गॉट इट। अब हम लोग हेज रेशियो निकालेंगे, हेज रेशियो क्या आएगा, 150 माइनस जीरो अपॉन 780 माइनस 480, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है ना। फॉर्मूला इसकी वैल्यूज को हम लोग ने पुट कर दिया, और ये 150 माइनस जीरो करोगे 150, और आप दिस माइनस दिस करोगे तो 300 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.50। तो इट इज नथिंग बट व्हाट योर हेज रेशियो, यानी कि आपके पास 0.5 शेयर होने चाहिए अगर आप एक कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो, हेज करना चाह रहे हो, ठीक है। क्यों 0.15 शेयर, शेयर से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि ये जो नीचे है ना, ये शेयर की वैल्यू आ रही है, आपने शेयर की प्राइसेस लिखी है, और ऊपर जो है आप ऑप्शन की वैल्यू लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिख रहे हो, शेयर। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है, मिस्टर दयाल शुड परचेस 0.5 शेयर फॉर एवरी वन कॉल ऑप्शन, यानी एक कॉल ऑप्शन के लिए, एक शेयर के लिए 0.5 ऑप्शन आपको, अरे सॉरी वापस बोलो, एक ऑप्शन के लिए मिस्टर दयाल शुड परचेस 0.5 शेयर फॉर एवरी वन कॉल ऑप्शन। गॉट इट, समझ गई ये बात आपको, चलो दैट्स इट। अब हम लोग सेकंड तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे निकालना है, जो हम लोग का सेकंड पॉइंट था क्वेश्चन का। वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे निकालना मतलब मींस प्रीमियम अमाउंट निकालना। उसके लिए कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 होता था, स्टेप नंबर 1 के ऑप्शन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया, तो चलो मैं आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ये स्टेप नंबर 1 है, एंड इट इज नथिंग बट द स्टेप नंबर 2। देखो, इफ इफ प्राइस ऑफ शेयर कम्स आउट टू बी 780, अगर जो शेयर की प्राइस है अगर वो 780 होती है, देन वैल्यू परचेज शेयर बिल, तो उस दिन जब 780 होगी तो एक्सपायरी में परचेज जो शेयर किया था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने हाफ शेयर खरीदा 0.5 शेयर एज पर दिस डिसीजन स्ट्रेटजी, तो उस केस में शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग शेयर को बेचेंगे, ऐसा बोलेंगे कि चलो अब शेयर रखना थोड़ी है, 3 महीने बाद एक्सपायरी खत्म करना ना, 3 महीने के लिए होल्ड करना था ना, तो शेयर बेचेंगे, तो 0.5 शेयर खरीदा था, ये हेज रेशियो आ गया, और 780 उसकी दिन उसकी वैल्यू थी, 390 रुपीज आपके जेब में आएंगे। अब जब प्राइस बढ़ गई 630 से अप हुई, तो इस केस में सामने वाला पर्सन आएगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो जो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो उसको लॉस हो जाएगा, सामने वाले आप मिस्टर दयाल को, तो लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन दैट इज 780 माइनस 630, तो ये 150 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब लॉस हो गया तो ये वाली जो अमाउंट निकल के आएगी दैट इज 240, इट इज नथिंग बट द एक्चुअल अमाउंट उसके जेब में इतना आएगा, फ्यूचर वैल्यू है एक्चुअली ये हो गई। अब इफ शेयर प्राइस कम्स आउट टू बी 480, अगर शेयर की प्राइस 480 हो जाती है, देन वैल्यू ऑफ परचेज शेयर कितनी हो जाएगी, 480 पे बिकेंगे, तो 0.5 शेयर खरीद के रखे थे, 480 उसकी वैल्यू थी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो 240 जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अब देखो, इस केस में और इस केस में दोनों में सेम आया। अब बताओ यहाँ पे लॉस क्यों नहीं आया, क्योंकि प्राइस 480 हो गई, ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ ही नहीं, तो मिस्टर दयाल को लॉस होगा ही नहीं। अब हम लोग स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, प्रीमियम की अमाउंट निकालेंगे, तो सपोज करेंगे जो प्रीमियम की अमाउंट है वो पी, सेम एज इट इज वही फॉर्मूला लिख दिया, परचेस प्राइस ऑफ शेयर माइनस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शॉर्ट कॉल मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, 300 वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 600 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये क्या था वो मैंने आपको लिखाया था कंसेप्ट नोट्स में, it is nothing but what market price of one share on day one multiply by hedge ratio, तो वही किया है, डे वन पे प्राइस थी 600, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में
600 गिवन में लिखा है मैंने, और 0.5 शेयर खरीदा गया। ओके, 0.5 शेयर खरीदा गया तो 300 आ गया, और प्रीमियम हम लोगों ने इसको अज्यूम पी किया था, और ये 1.025 कैसे आया, 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी, 1 प्लस 0.1 कहाँ से आया, 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% आ गया, मल्टीप्लाई बाई टी, टी इज नथिंग बट 3/12 क्योंकि 3 महीने का था, तो 0.1 कैसे आया, 10% लिखो, 10% को इलाबोरेट करेंगे 10/100 आया, और 10/100 को सॉल्व करेंगे 0.1 आएगा, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो 0.125 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1.025। ओके, तो ये आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, और 240 आपकी वैल्यू निकल के आ गई स्टेप 1 की वैल्यू। ठीक है, अब इस पूरे को जस्ट सॉल्व किया गया है, क्या सॉल्व किया देखो, यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, दैट इज 240 डिवाइड बाय 1.025, ये चीज एज इट इज आ जाएगा, फिर जब ये सॉल्व होगा तो आंसर आएगा 234.15, और ये 300 माइनस पी है। अब ये जो यहाँ पे वाली चीज है ये माइनस प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस पी है, यहाँ जाके प्लस पी हो जाएगा, देखो तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, दैट इज 300 माइनस 234.15 विच इज इक्वल टू पी। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 65.85 इज इक्वल टू, तो जो प्रीमियम की अमाउंट निकल के आ गई वो आ गई 65.85। गॉट इट, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकलता था आपका एक्सपेक्टेड, सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते थे स्टेप 1 में, वो कैसे निकलता था, पे ऑफ निकालते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो देखो पे ऑफ क्या आएगा, अगर प्राइस अप हो गई यानी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, दैट इज 780 माइनस 630, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, और प्राइस अप होने की प्रोबेबिलिटी 0.60 थी, प्लस करेंगे, जीरो क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ ही नहीं तो कुछ गेन नहीं हुआ, इसके लिए जीरो आया, अब जीरो मल्टीप्लाई बाय 0.40 करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो आपका आंसर 90 आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे आंसर 0 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। गॉट इट। अब ये वाली चीज मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखी है, तो इसको इग्नोर करो अभी के लिए, वो यही लिखा है कि आज मेरे डे 1 पे, मतलब ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाली चीज है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाली चीज है कि आपने प्रीमियम इतना इन्वेस्ट किया था 65.85, और आप मल्टीप्लाई करते हो जब रेट से, ठीक है, आप जब रेट से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको फ्यूचर की वैल्यू 90 मिलती है ना, तब आप फ्यूचर की वैल्यू पे जाते हो, तो अगर आपको सिर्फ आर चाहिए तो उस केस में क्या करोगे, आर के लिए तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, ऐसे कुछ चीजें करोगे, तो देखो तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इस आर की वैल्यू चाहिए, तो उस आर की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखो, वो आर की वैल्यू निकलेगी दैट इज expected rate of return is equal to expected value of option minus premium divided by premium multiply by 100, यानी 90 रुपीज आ गई, माइनस में प्रीमियम करूंगा 65.85 की, और मैंने डे 1 पे 65.85 इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, ऐसे निकालते हैं ना रिटर्न, तो सेम वैल्यू पुट कर दी और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आया वो आया 36.67%। तो विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 23 इज 23 नहीं 22 था, वो भी हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका, 22 ये दो 22.5, तो 0.5 वैल्यू है, 0.5 है, ठीक है, देन ये भी आपका 240 आ गया, एंड प्रीमियम आ गया 65.85, 240 premium is 65.85 and the expected value of option is 36.67%। तो सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 90, ये रहा 90, और फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 36.67, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 36.6। डन। ओके, तो इसी के साथ आपका बायनोमियल खत्म हो गया, हेज रेशियो खत्म हो गया, हेज रेशियो का यूज करके प्रीमियम अमाउंट निकालना वो भी खत्म हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग रिस्क न्यूट्रल मेथड देखते हैं। ओके, जो रिस्क न्यूट्रल मेथड है मैंने उसको कंसेप्ट नोट्स में ही कवर कर लिया, सो दैट आप जैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका रिस्क न्यूट्रल मेथड खत्म, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो रिस्क न्यूट्रल मेथड में कैसे सॉल्विंग होती है, यहाँ पे टू स्टेप्स में आपका सॉल्यूशन करना होता है।
रिस्क न्यूट्रल मेथड। स्टार्ट करें रिस्क न्यूट्रल मेथड, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बी एनर्जेटिक, चलो वेकअप वेकअप। मुझे पता आप लोग सोए नहीं हो बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ। रिस्क न्यूट्रल मेथड इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो अगर हम लोग को रिस्क न्यूट्रल मेथड यूज करके वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 में आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइस। यानी यहाँ पे भी वही हमको निकालना पड़ता है कि मैक्सिमम प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बट तरीके थोड़े बदल जाते हैं। तरीके कैसे बदल जाते हैं वो देखो। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइस। तो आप अज्यूम करते हो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज वो पी है, बट ऑब्वियस। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज पी है, दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज मिला के जब 1 होता है तो डिक्रीज होने की कितनी हो गई 1 माइनस पी। फिर आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हो, दैट इज स्पॉट प्राइस। आप ऐसा अज्यूम करते हो स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, जो भी प्राइस अप होगी उसको मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस जो भी प्राइस डाउन होगी उसको मैं उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होने से मल्टीप्लाई करूंगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सपेक्टेड प्राइस मिलेगा मुझे, कि एक्सपेक्टेड कितना प्राइस होने वाला है इन फ्यूचर, है ना। और उसको जब मैं डिस्काउंटिंग कर दूंगा तो मैं आज के प्राइस पे आ जाऊंगा। इसी तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि जो भी प्राइस अप होगी उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्राइस डाउन होगी उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस मिल जाएगी। हाँ, और जब मैं उसको डिस्काउंटिंग करूंगा तो मैं आज के दिन के प्राइस पे आ जाऊंगा। तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं आप, स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू अप प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी प्लस डाउन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी डिवाइड बाय आर। अभी आर में से तीनों में से कोई एक आर यूज करना है, या तो 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी करोगे जब सिंपल इंटरेस्ट, 1 प्लस आर टू द पावर टी करोगे जब आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, एंड ई टू द पावर आर टी करोगे जब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होगा। गॉट इट। चलो अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप स्पॉट प्राइस लिख देना, अप प्राइस लिखना, डाउन प्राइस लिखना, आर लिखना, और ये सॉल्व करके आ जाएगा। पी की वैल्यू मिलेगी फिर 1 माइनस। अभी हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। जैसे आपका स्टेप नंबर 1 से प्राइस और अप डाउन मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज मिली। स्टेप नंबर 2 सेम लाइक बायनोमियल है, क्या है, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ व्हेन प्राइस अप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ व्हेन प्राइस डाउन। अब ये पीओपीआई क्या होता है, पीओपीडी क्या होता है, इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। और ये डिवाइड बाय आर, आर यानी आप डिस्काउंटिंग करते हो क्योंकि आपको पता चलता है ये जो होने वाला है फ्यूचर में होगा, तो मैं इसको आज के डेट में मेरी वैल्यू ऑफ ऑप्शन चाहिए। तो आप यहाँ पे जो पे ऑफ निकालते हो इट इज नथिंग बट द गेन निकालते हो, ऑप्शन से कितना गेन हो रहा है। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के बाद आपको एकदम मस्त रिस्क न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म। देखो दिस इज अ कॉल ऑप्शन, और ये जो क्वेश्चन ये कॉल ऑप्शन का है। स्पॉट प्राइस है 420, यानी आज के डेट में जो प्राइस है वो 420 है। प्राइस अप होके 500 जा सकती है, डाउन होकर 400 भी हो सकती है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का है। e टू द पावर 0.02 की वैल्यू दे दी है, दैट इज 1.0202, फाइन। एंड स्ट्राइक प्राइस जो दी है वो है ₹450। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 लगा दिया, स्टेप नंबर 1 लगा दिया, और फिर यहाँ पे जैसे स्टेप नंबर 1 आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या था, सेम स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू अप प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी प्लस डाउन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी, हमें ये अज्यूम करना है, एंड डिवाइड बाय जो आर होगा वो। तो देखो वही किया है। स्पॉट प्राइस आज के डेट में 420 है, अप प्राइस कितनी होके जा सकती है 500, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज हमने अज्यूम किया है पी होगी। आपको हमेशा अज्यूम करना है यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज होगी वो पी होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज होगी वो 1 माइनस पी होगी इन केस ऑफ रिस्क न्यूट्रल मेथड। एंड डाउन होने की प्रोबेबिलिटी 400 होगी, सॉरी डाउन प्राइस इज 400 एंड प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी। एंड आप डिवाइड करोगे e टू द पावर आर टी। अब आर की वैल्यू कितनी है 8%, और टी हमें 3 मंथ्स का निकालना है, दैट इज 3/12। ये देखो 0.08 डिवाइड बाय 3/12। ओके, और हम यहाँ पे देखेंगे, ये चलो इस डायग्राम पे बात पे आते हैं। 420 लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा, दिस अब ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये 400 होगा, और ये माइनस 400 ये हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.02 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0.02 है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 420 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर 0.02 होगा। अब ये 400 माइनस 400 पी है, और ये प्लस 500 पी है, तो यहाँ पे 100 पी आ जाएगा, क्योंकि 500 माइनस 400 करोगे तो 100 आ जाता है आपका, और ये 400 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस की ज्यादा है माइनस, और ये
बड़े वाले वैल्यू के आगे प्लस है और छोटे वाले के आगे माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस 100p लिखते हैं, और प्लस नहीं लिखते इसके लिए हम लोग डायरेक्ट 100p लिखते हैं। यहाँ तक के क्लियर है। अब e टू द पावर 1.0202 की e टू द पावर 0.02 की वैल्यू दी है, दैट इज 1.0202, तो हम लोग ने वो लिख दिया कि भाई इसकी वैल्यू ये है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होगा और ये एज इट इज कॉपी पेस्ट। जब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू आ जाएगा 428.484 एंड इज इक्वल टू ये एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, ये 400 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो 428 माइनस 400 कर दिया इज इक्वल टू 100, और जब आप दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर आ जाएगा 28.484 इज इक्वल टू 100p एज इट इज। अब यहाँ पे 100p इससे मल्टीपल में है तो 100 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो, या तो p यहाँ पे कर दो और इसको सेम एज इट इज। अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, 28.484 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू p। तो आप ऐसे लिखो या फिर p इज इक्वल टू 28.484 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100 लिखो, बोथ आर सेम, खुद में ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो क्या। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, दैट इज 0.28484, या तो आप इसको ये लिखो या तो आप 4 डेसिमल तक करोगे तो 0.2848 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मिल गई तो डिक्रीज भी मिल जाएगी। डिक्रीज क्या होगा, 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज क्या है 0.2848, जैसे आप 1 माइनस 0.2848 करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 0.7152। तो अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज भी मिल गई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज भी मिल गई। गॉट इट। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे, पेयर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। चलो पे ऑफ देखते हैं, सेम चीज ऊपर भी है, समझाने के पर्सपेक्टिव से किया होगा। अब देखो स्ट्राइक प्राइस कितनी है 450, अगर प्राइस अप गई तो एक्सरसाइज करेंगे, प्राइस डाउन आई तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। देखो जब 500 प्राइस होगी तो एक्सरसाइज करेंगे क्या, हाँ करेंगे। 450 प्राइस हुई तो एक्सरसाइज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जब करेंगे तो हम लोग को पे ऑफ कितना निकल के आ जाएगा, ये वही वाला फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज पे ऑफ व्हेन प्राइस अप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज पे ऑफ व्हेन प्राइस डाउन डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू हम लोग ने अभी निकाली e टू द पावर 0.02। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमको गेन हो जाएगा, दैट इज एक्सरसाइज करेंगे तो गेन निकालेंगे, पे ऑफ क्या होगा स्ट्राइक मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो 50 रुपीज का आपका पे ऑफ आ जाएगा वो। और जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उस केस में पे ऑफ इज 0, तो जस्ट वैल्यूज पुट अप कर दी है एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे ये मिलेगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे आंसर ये आएगा, और e टू द पावर 02 की वैल्यू लिख दी, और इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल के आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 13.96। एंड इसके बाद बोला रिफर क्वेश्चन नंबर 24, बोला है तो करते देखते आपका 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर आर यू, देखो पढ़ते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पेंचंद लिमिटेड इज 420, ठीक है आज के डेट में इसकी प्राइस 420, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 500 एंड 400 respectively. If the risk free rate is 8%, what should be the value of 3-month call option? Okay, call option बोला है अंडर द रिस्क नेट्रल मेथड और स्ट्राइक प्राइस ऑफ 450 और e टू द पावर 0.026। क्या ये क्वेश्चन अभी नहीं किया हम लोग ने, सेम वैल्यू थी ना, स्पॉट प्राइस 423, प्राइस अप होके 400 भी हो सकती थी, डाउन होके 400 भी, 500 भी हो सकती थी, प्राइस अप होके डाउन होके 400, ड्यूरेशन भी 3 मंथ है, रिस्क फ्री रेट भी 8% था, 3 मंथ्स का कॉल ऑप्शन था, अभी किया ना जस्ट, हाँ e टू द पावर 0.1 और स्ट्राइक प्राइस भी 450, हाँ अभी क्या ये क्या कर दिया आपने, हाँ क्वेश्चन को सीधा कंसेप्ट में डाल दिया, यस बिकॉज आई वांट यू टू गो थ्रू दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द कंसेप्ट, और इसका एक ही क्वेश्चन है तो डाल दिया वहीं पे ताकि चीजें खत्म हो जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 25 है आपका ब्लैक शोज मॉडल, इसके बाद ये जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन थे वो आपके खत्म हो जाएंगे एंड आपका एक रियल ऑप्शंस करके जो कंसेप्ट है जिसका इलस्ट्रेशन दिया है वो बचा रह जाए। अब हम लोग ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं इस वाले सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन आएगा पार्ट 4 रिवीजन, जिसके अंदर मैं टाइम रियल ऑप्शंस के जो 3 इलस्ट्रेशंस है वो रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ब्लैक शोज मॉडल, और एकदम चौकन्ना हो जाना वैसे तो ये टाइप का चीज एग्जाम में आना नहीं चाहिए वैसे तो ब्लैक शोज मॉडल एग्जाम में आना नहीं चाहिए, ये थोड़ा लेंदी होता है, बट अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बाय हार्ट है ना तो ये सबसे इजी टॉपिक है। इफ यू नो द फॉर्मूला दिस विल बी वेरी इजी थिंग, बट इफ
अगर एक भी फॉर्मूला में ऊपर नीचे हो गया ना तो पूरा आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, तो पानी पी के आइए, थोड़ा मैं भी पी लेता हूँ, फिर हम लोग ब्लैक शोज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पी लिया पानी, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का ब्लैक शोज मॉडल। क्या पढ़ते हैं इसको, स्कॉल्स बोलता है, कोई शोज बोलता है, जो भी, हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे BSM, बॉम्बे स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक मार्केट ब्लैक शोज मॉडल। देखो क्या बोला है फटाफट देखो, फॉलोइंग अजम्पशन अकम्पनी द मॉडल। तो ये अजम्पशन है जो इस मॉडल को अकम्पनी देते हैं। वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, यस। सो यूरोपियन ऑप्शन आर कंसिडर, इसको हम लोग यूरोपियन ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पता होता है और वो हमेशा कांस्टेंट होता है। स्टॉक्स डू नॉट पे डिविडेंड, स्टॉक कोई भी डिविडेंड पे नहीं करता। अब ये वाला याद रखना, यहाँ पे कोई डिविडेंड पे नहीं करते ब्लैक शोज मॉडल में, इसका अजम्पशन है। ठीक है, स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज सिमिलर टू द रैंडम वॉक, और यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है ये सिमिलर है किसके, रैंडम वॉक की तरफ। ठीक है, कोई भी स्टॉक रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो भी स्टॉक रिटर्न्स है वो नॉर्मली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न इज कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ ऑप्शन, और जो भी वेरिएंस ऑफ रिटर्न होगा, जो अप डाउन होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। फॉर्मूला फॉलो करने के पहले मैं चलो फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है देख लो, इसका फॉर्मूला सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ND1 माइनस x डिवाइड बाय e टू द पावर RD मल्टीप्लाई बाय ND2। सर ये सिंपल है, हाँ ये सिंपल है। डेली लिखोगे तो एकदम रट्टा हो जाएगा पूरा दिमाग में। D1 का वैल्यू क्या है, D1 का वैल्यू आएगा ln मतलब होता है लॉग, लॉग स्पॉट अपॉन x प्लस r टू द पावर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय टी और होल ब्रैकेट। पहले इसको पूरे को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, और ये डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी। D2 कैसे निकलेगा, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी। स्टेप्स में आपको स्टेप्स दिखाता हूँ कि हम लोग ब्लैक शोज मॉडल में स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं। तो देयर शुड हाउ टू सॉल्व स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 वैल्यू ऑफ D1 निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ D2 निकालेंगे, स्टेप नंबर 3 में ND1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 में ND2 की वैल्यू निकालेंगे, और लास्ट में सारे वैल्यूज को निकाल के फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। तो ब्लैक शोज मॉडल आपके 5 स्टेप्स से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ D1, फिर वैल्यू ऑफ D2, फिर वैल्यू ऑफ ND1, फिर वैल्यू ऑफ ND2, फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब D1 कैसे निकलता है, D2 कैसे निकलता है, ND1 कैसे निकलता है, ND2 कैसे निकलता है, आओ देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये स्टेप नंबर 5 का फॉर्मूला है। एक कहाँ गया, बंद क्यों जाता है, चलो ये जो फॉर्मूला है ये स्टेप नंबर 5 यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला है। ये D1 निकालने का फॉर्मूला है, ये D2 निकालने का फॉर्मूला है। सर ND1 ND2 किधर है, आएगा सब आएगा, डोंट वरी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे तो सारे मैंने स्पॉट वैल्यू x ये सारी चीजों को क्या क्या बोलते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो जो स्पॉट वैल्यू है, स्पॉट वैल्यू मतलब करंट स्टॉक प्राइस, अभी के डेट में स्टॉक की प्राइस क्या है। जो x है, x इज नथिंग बट द एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन वो होता है। t नथिंग बट द टाइम रिमेनिंग अल्टिल एक्सपायरेशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ ईयर। t मतलब टाइम हो गया। r मतलब क्या होता है, करंट कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे जो रेट यूज होता है वो हमेशा 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 कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉलो होगा। याद रखना, ब्लैक शोज मॉडल बोलता है मुझे हमेशा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चाहिए, मुझे सिंपल नहीं चाहिए, मुझे कंपाउंडिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग चाहिए। आप ये वाला सिंबल आपको पता होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एनुअल वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस में एनुअल कितना वोलेटिलिटी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शॉर्ट टर्म रिटर्न ओवर 1 ईयर, और हम उसको बोलेंगे एक ईयर में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है रिटर्न्स में। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जो कॉमर्स में होगा उसमें लॉ को पढ़ा होगा, उसको लॉगरिथम होता है, तो इसको शॉर्ट में LOG लिखते हैं, बट ऐसे टर्म्स में यहाँ पे LN लिखते हैं। E इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। NX क्या होगा, NX क्या होगा वो समझो, ये जो x है ये नथिंग बट द वैल्यू ऑफ D1 या D2, बट N क्या होगा वो देखो, N इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। N इज व्हाट, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जिसको हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। क्या बोलते हैं, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। तो एक टेबल आती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वहां से कुछ प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू निकल के आती है, जैसे D1 का कुछ वैल्यू आएगा, D2 का कुछ वैल्यू आएगा, वो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हम लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वो टेबल हम लोग फॉलो करते हो, टेबल फॉलो करके हमें पता चल जाता है कि वो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके,
अब ये लिखा है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो इस चीज पे जाने से पहले ना मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने टेबल डाउनलोड किया हुआ है। टेबल कुटे गेलो, देखो टेबल को लेके आता हूँ, मिल जाओ टेबल, टेबल मिल गया। ये आपके भी बुक में मॉड्यूल में है, अगर आप मॉड्यूल का एकदम लास्ट पेज ओपन करोगे तो अपेंडिक्स करके सॉल्व किया होगा। आई होप ये डिलीट हो जाए तो फिर मैं बता दूँ सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको दिखाता हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन z करके लिखा है। ये चलो ये अभी सारी चीजें समझेगा, बट ये नंबर देखो, ये क्या लिखा है 0.25, ये क्या लिखा है 0.30, ये क्या लिखा है 0.55, ये क्या लिखा है 0.60, और इसका वैल्यू क्या दे दिया है 0.0। अच्छा ठीक है, ये तो आपको ये ज़्यादा होगा, ये अलग चीज़ है, बट आपको नॉर्मली बताता हूँ। अगर मान लो मेरे जो D1 D2 की वैल्यू कुछ निकल के आ गई, मान लो मेरी D1 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 1.23। अज्यूम करो कि मेरे D1 मैंने सॉल्व किया और मेरी वैल्यू निकल के आ गई 1.23। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ ND1, मुझे वैल्यू ऑफ ND1 चाहिए। गॉट इट। अब मैं कैसे निकालूं, तो ये टेबल होता है, ये टेबल आपको एग्जाम में मांगोगे तो भी मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्या करते हैं ना, इसके आसपास का वैल्यू आपको दे देंगे और उसका वैल्यू का यूज करके आप इंटरपोलेशन टेक्निक होती है उसका यूज करके आप ND1 की वैल्यू अराइव करोगे। कैसे क्या होगा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट अभी आप ये समझ लो कि इस टेबल को यूज करके हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अगर मैं बोलूँ मुझे D1 की वैल्यू ये है और मुझे ND1 की वैल्यू निकाल के दो, यानी मैं n अंदर लिखूंगा और 1.23 इसकी वैल्यू निकाल के दो, तो आप क्या करोगे मालूम है, ये जो पॉइंट के साथ पहले 2 डिजिट्स है ना, ये 3 डिजिट्स है टोटल, तो आप ना स्टार्ट यहाँ से आना, लेफ्ट से आना, लेफ्ट से आओ, देखो यहां से आओ और स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स उठाओ, वो क्या है 1.2। अब इस टेबल पे जाओ, ये टेबल में आप 1.2 ढूंढो, 1.2 की तरह 1 हाँ ये रहा, तो ये 1.2 हो गया, उसको मार्क कर देना। अब आप क्या करना, इस 1.2 को करना इग्नोर, हटाना, फिर क्या हो जाएगा 3। अब आप क्या करोगे 1.23 आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे आप 0.0 पुट करना और ये जो 3 है ना, इसको एज इट इज लिख देना, तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी 0.03। अब ये वाले टेबल में देखना 0.03 किधर है, इधर है, तो ये आ गई 0.03। ठीक है, अब आप यहाँ से ऐसे जाना और ये 0.03 को ऐसे लाना, तो मतलब 1.03 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8907। गॉट इट। अगर मैं बोलूँ 1.04 की वैल्यू निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग का 2 डिजिट्स 1.0 यानी 1.0 यानी ये रहा, मान लो 1.0 यही होता है, 1.0 लिखो या 1 लिखो यही होगा, और इसमें से 1.0 हटा दो, 4 आया, 4 0.0 लिखो और ये 4 एज इट इज लिखो, ठीक है, 0.04, तो ये रहा 0.04। अब वैल्यू क्या होगी, 1 इधर है 0.04 इधर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8508। समझा। और एक दो एग्जाम्पल और, क्योंकि टेबल देखने आना चाहिए। चलो पूरा नहीं हुआ डाउन, एक दो एग्जाम्पल और प्लीज। अगर मैं आपको वैल्यू बोलूँ 2.34 की वैल्यू दो, आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स 2.3 ये रहा 2.3। ठीक है, अब आप क्या करना, ये 4 उठाना, 4 और ये 4 उठा के लिख देना और आगे लिख देना 0.0। ठीक है, तो 0.04 चाहिए, ये रहा 0.04। अब आप क्या करोगे, ये देखो 2.3 इधर है, इसको ऐसे लाओगे और ये 0.4 के इधर लाओगे, तो ये जो वैल्यू आ गई दैट इज 0.994, तो ये इसकी ND1 की वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आ गया टेबल कैसे दिखना है। माइनस वाला भी बता देता हूँ क्योंकि माइनस वाला भी जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी प्लस में भी आ सकती है, मतलब जो जो D1 है D2 है उसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में, इसमें भी सेम है। अगर मैं बोलूँ -1.04 की वैल्यू दो, तो आप पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखना, 0.1 ये रहा, 1.0 लिखो या -1 सेम ही होता है, -1.0, तो ये रहा। अभी आप क्या करोगे 4 एज इट इज लिखना और आगे 0.0 लिखना और इसमें माइनस लगा देना। अब यहाँ पे एक्चुअली माइनस लिखा नहीं होता, बट अपने को समझना है माइनस वाला ये टेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब जगह माइनस लिखा। 0.04 ढूंढो, ये रहा 0.04, तो वैल्यू होगी यहाँ से ऐसे जाओगे, यहाँ से ऐसे आगे, और ये वाली जो वैल्यू आ गई दैट इज, एक मिनट ऐसे आ जाओ, ये वाली जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी वैल्यू किसकी, -1.04। अगर मैं बोलूँ -1.45 की वैल्यू दो, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स -1.4, तो देखो -1.4 इधर है। अब आप क्या करना, 5 को एज इट इज रखना और 0.0 लिख देना आगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो लिखना 0.05 किधर है, ये रहा
माइनस अज्यूम करना है। तो ये रहा, ये ऐसे जाओगे और ये वाला ऐसे आओगे, तो ये वाला जो वैल्यू है दैट इज 0.0735, इट इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? समझा? समझा कैसे देखना है टेबल? तो ऐसे आपको टेबल देखना है। अब टेबल तो चलो देख लिया, अब एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आ जाए, ये वाली चीजें आ जाए, तो कैसे दिखेंगे वो देखो। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कैसे यहाँ पे चीजें चलती है। फिर ब्लैक शॉस मॉडल एकदम खत्म हो जाएगा आपका। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो टेबल होता है ना दोस्तों, ये ना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्यूमुलेटिव यानी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ऐसे चीजें में बनती है। अब क्या होता है देखो, एक बार कहाँ गया कंसेप्ट नोट, भाग जाता है बार बार, आजा। ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया, पहले तो आपको ये वाला एक थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसे लाइन होती है, बीच में ये लाइन होती है, फिर ऐसे ये मस्त यू बनाता है, बोलता है मैं यू हूँ, मैं ऐसे सफ़र करूँगा, हाईवे जैसा दिखता है थोड़ा। तो अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पॉजिटिव साइड का पोर्शन होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, वो नेगेटिव साइड का पोर्शन है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1। अब यहाँ वाली जो वैल्यूज होती है पॉजिटिव होती है, और इसके प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू होता है 0.5। ठीक है, अब यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव साइड होती है, और इसके प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है 0.5। यानी आप यहाँ से यहाँ तक पूरे तक चल जाओ तो इस पूरे के टोटल क्या आएंगे? 0.5, और यहाँ से यहाँ तक चल जाओ तो इस पूरे का टोटल क्या आएगा? 0.5। यहाँ तक समझा? गॉट इट? तो अगर मैं आपको बोलूँ, और यहाँ की जो वैल्यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ वाले वैल्यूज क्या होते हैं? 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो माइनस वाले यहाँ आएंगे, प्लस वाले यहाँ आएंगे। इस पूरे बॉक्स का वैल्यू होता है 0.5, और इस पूरे बॉक्स का वैल्यू होता है 0.5। यहाँ तक आपको समझा? गॉट इट? चलो, अगर आपको एग्जाम में बोला कि एरिया ऑफ द लेफ्ट और द राइट, कि ये जो एरिया दिया हुआ है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे ये जो एरिया दिया हुआ है, ये क्या दिया है? एरिया ऑफ द लेफ्ट और द राइट। और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, वो हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है? क्यूमुलेटिव फाइंड करनी है। और क्यूमुलेटिव मतलब सबको ऐसे साथ में लेते लेते आ रहे करके। तो अगर आपको एग्जाम में वैल्यू ऐसा दिया है कि एरिया ऑफ द लेफ्ट और द राइट, यानी जो एरिया है वो किसी एक टेल का है उसको, और एग्जाम में ये भी लिख देगा कि ये 1 टेल है। 1 टेल मतलब किसी एक तरफ का झुकाव, यानी या तो इस तरफ या तो इस तरफ। गॉट इट? अब आप देखना कि वो क्या वैल्यू दिया। अगर ये पॉजिटिव दिया है मतलब आप पॉजिटिव साइड जा रहा, मतलब ये जो वैल्यू दी है वो इस वाले टेल की दी है। पूछ जैसा दिख रहा है, देखो जिस चीज को मैंने शेड किया वो पूछ जैसा दिख रहा है। यस। अब आपको क्यूमुलेटिव लाना है। क्यूमुलेटिव मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी है दैट इज z इज ग्रेटर देन 0.25, दैट इज 0.43, यानी ये क्या है? 0.43। तो हमें क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव चाहिए, यानी हमें 0. यहाँ का पूरा वैल्यू चाहिए। कहाँ का चाहिए? यहाँ का वैल्यू चाहिए। इसने वैल्यू किसकी दी है? सिर्फ इसकी दी है। इसने वैल्यू किसकी दी? इसकी दी है। और हमें अब तक क्यूमुलेटिवली आना है, यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके चलते 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 यहाँ तक आना है। तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए? कितने की चाहिए? समझा? अब मुझे बताओ, इस पूरी की वैल्यू है 1, मुझे इतनी की वैल्यू दे दी, तो क्या मुझे इतनी की वैल्यू मिल जाएगी? ऑफ कोर्स मिल जाएगी। 1 माइनस जैसे इतने की वैल्यू करूंगा तो मुझे ये पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही देखो, अगर आपको फ्रॉम 0 to 2.5 चाहिए, यानी यहां से लेके सिर्फ यहां तक का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? 0.5, यानी मैं बोलूं ये पूरा है, पूरे की वैल्यू 0.5 थी, मुझे इतने की वैल्यू दी है, मुझे इतने की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है ना, 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ मुझे पूरे की वैल्यू पता है 1 होती है, और मुझे इतने की वैल्यू दी है, इस एरिया की वैल्यू दी है, तो क्या मैं इस एरिया की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ऑफकोर्स। दैट इज कैसे करूंगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 0.5 तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 0.5 तक निकालूंगा, दैट इज 1 माइनस 0.04, तो आंसर आ जाएगा ये। समझ गया? अगर आपको यहाँ पे ये भी देखना है, यहाँ पे और लिखा होगा, क्या लिखा होगा? और। तो जब और लिखा है ना, यानी ये और एग्जाम में बोलेगा कि एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट, तो समझ जाना ये एक टेल का वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? एक टेल का वैल्यू। अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिख गया, इट इज ए क्यूमुलेटिव एरिया, क्यूमुलेटिव एरिया मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से चलते 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 यार, और यहाँ पे वैल्यू प्लस की दी है ना 0.25, यानी ये प्लस तक आया है, तो माइनस से चलते चलते माइनस इन्फिनिटी से चलते 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 प्लस तक आया है। ठीक है, और हमको यही वैल्यू चाहिए रहती जब हम लोग ब्लैक सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे n का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए सॉल्व करते हैं, डोंट वरी। तो अगर आपको एग्जाम में दे दिया है डायरेक्ट यहाँ तक क्यूमुलेटिव एरिया, तो हमें कुछ करना नहीं है। बट अगेन अगर आपको ये पूरे का इतने एरिया का वैल्यू दिया और मैं बोला 1 टेल का वैल्यू निकाल के दो, तो निकाल लोगे, सिंपल है। आप बोलोगे ये पूरे एरिया का वैल्यू 1 होता है,
और हमें इतने का वैल्यू पता है और हमें इतने का चाहिए, तो 1 में से इतने एरिया का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मुझे और अनदर थिंग, तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ 1 टेल चाहिए तो मैं करूँगा 1 में से माइनस कर दूंगा इतने एरिया का वैल्यू जो कि ये है, तो आंसर समवेयर अराउंड ये आ जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ देखो मुझे ना ये एरिया का वैल्यू नहीं पता है, मुझे ये पूरे एरिया का वैल्यू पता है कितना, ये पूरे एरिया, और मुझे सिर्फ ये वाले एरिया का वैल्यू चाहिए, तो क्या पता चल जाएगा? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये वाले एरिया का वैल्यू होता है 0.5 और मुझे इस पूरे एरिया का वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा इस पूरे वाले एरिया में से 0.5 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो देखो फ्रॉम 0 to 2.5 दैट इज फ्रॉम 0 to 2.5 इज 0.5987 माइनस 0.5 इज विच इज इक्वल टू 0.987। गॉट इट? समझ गया? अगर क्यूमुलेटिव एरिया है तो कैसे अनदर एरिया की वैल्यू निकालनी, बट एग्जाम में आपको ये वाला क्यूमुलेटिव एरिया निकालना होगा। वो 1 टेल का वैल्यू देगा तो भी आपको ये निकालना है, और क्या चीजें चलेंगी वो देखो। तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव एरिया, कि यहाँ के नंबर तक का एरिया का वैल्यू कितना है। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन में बोला एरिया दे दिया फ्रॉम 0 to 0.25, देखो ध्यान से देखो डायग्राम बनाया मस्त एकदम मस्त, और आपको इतने एरिया की वैल्यू दी। अब मुझे बताओ 1 टेल का वैल्यू चाहिए तो मिल जाएगा क्या? अरे ऑफ कोर्स, हमको पता है ये पूरे का वैल्यू कितना होता है 0.5, हमें इतने की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा 0.5 में से इतना माइनस करूंगा, मुझे 1 टेल का वैल्यू मिल जाए। अब अनदर क्वेश्चन, मुझे यहाँ क्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.25 तक के एरिया का वैल्यू चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। पता है इसका वैल्यू क्या होता है 0.5 और इसका वैल्यू पता है, तो 0.5 प्लस ये कर दूंगा तो मुझे इतने पूरे का एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही है, अगर आपको z इज ग्रेटर देन 0.25 का वैल्यू चाहिए, यानी z से ज़्यादा का वैल्यू चाहिए, यानी ये वाला वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो 0.5 में से इतने एरिया की वैल्यू माइनस कर दो। और अगर आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.25 तक का वैल्यू चाहिए यहाँ तक का, तो आप 0.5 प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा दैट इज 0.5987। गॉट इट? चलो, अब अगर क्वेश्चन में बोला, ये लास्ट थिंग है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ब्लैक शोल्स के ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लैक शोल्स रिवाइज हो जाएगा। ये बताना इसलिए जरूरी क्योंकि एग्जाम में आता है। आपको जो ND1 ND2 निकालने के लिए आएगा ना, ऐसी कुछ 1 टेल 2 टेल या क्यूमुलेटिव एरिया या फिर इतने पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू दे देगा, फिर आपको ना एक्चुअली में क्यूमुलेटिव एरिया पे अराइव होना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्यूमुलेटिव एरिया पे आप अराइव होते हैं। देखो एरिया ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट बोला, यानी दोनों टेल का वैल्यू दे देगा। यहाँ पे जो वैल्यू निकाल के दे देगा ना, वो दोनों टेल का वैल्यू को लेगा और ऐड करके आपको दे देगा। अब आपको पहले 1 टेल पे आना पड़ेगा, फिर क्यूमुलेटिव पे आना पड़ेगा, समझे? तो 1 टेल पे आने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ डिवाइड बाय 2 कर देना। तो अगर आपको एरिया ऑफ ग्रेटर देन ये चाहिए, यानी अगर आपको 1 टेल का वैल्यू चाहिए तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि 2 टेल, और यहाँ पे वर्ड याद रखना, यहाँ पे एंड लिखा होता है। तो आपने 0.8026 डिवाइड बाय ये कर दिया, ये आ गया। अगर मैं बोलूँ हमें माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, तो हमें इतना पता है कि पूरे का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस, और 1 टेल का वैल्यू हमें मिल गया। 1 टेल का वैल्यू कैसे मिलेगा, दिस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 का, तो हमें मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक का वैल्यू। और अगर मैं बोलूँ मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, तो वो भी 0.5, यानी ये पूरे की वैल्यू 0.5 होती है, तो 0.5 माइनस 1 टेल का वैल्यू। 1 टेल का वैल्यू कैसे मिलेगा, 0.8026 डिवाइड बाय 2। और एक चीज़ और याद रख लो, जो z है तो z, ये जो वैल्यू होती है ना z आ रही है, देखो मैं हर जगह पे z लिख रहा हूँ, वो z कैसे निकलता है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या चीज़ें क्या होती है देख लो, जो x होता है वो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू होता है, जो म्यू होता है आपका मीन होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वो तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में देख के लोग, इसका रिलेवेंस चैप्टर नंबर 2 या 3 में कहीं पे भी कहीं तो है, इसलिए मैं ये वाला चीज़ भी यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 सॉल्व क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1 वैल्यू निकालेंगे D1 की, फिर D2 की, फिर ND1 की, फिर ND2 की, फिर वैल्यू निकालेंगे ऑप्शन की। इफ वैल्यू ऑफ 2n इज गिवन यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू बिटवीन। ठीक है, इस पे हम लोग आते हैं, ये चीज क्या है, वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी। पहले हम लोग D1 D2 तो निकाल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑप्शन बाय ब्लैक शोल्स मॉडल। गिवन क्या क्या है, स्पॉट वैल्यू आज के डेट में 80 रुपीज़ है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस है वो 75 रुपीज़ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 है, पीरियड जो है वो 6 मंथ का है, एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी आर जो है वो 12% पर एनम का है, ओके। अब ये वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू दे दिया, दैट इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज z। अभी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन यानी ये z से वैल्यू निकाल के दी है, दैट इज 0.25 से ऊपर। अब ये वाली जो वैल्यू दी है देखो 1 टेल की दी है। 1 टेल मतलब कहाँ वाली वैल्यू दी है, लाइन बना ब्रिज बनाना, ये जो 1 टेल आ रहा है ना, ये इस वाले टेल की इसने वैल्यू दी है, ठीक है। ग्रेटर देन
2.25 की वैल्यू दी है। हमें यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके देखो, हमें क्या करना है, हमें अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव में। माइनस इन्फिनिटी से लेके हमें यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो निकल जाएगा। इसने 1 डेल का वैल्यू दिया, हम 1 माइनस सब ये करते रहेंगे तो हमें यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझा? तो वही चीज़ है, आएंगे उस पर जब ND1 ND2 देखेंगे तब। तो ये सारा वैल्यूज़ दे दिया इन्होंने कि 0.25, एक मिनट, 0.25 के 1 डेल का वैल्यू ये है, देखो यहाँ पे बीच में और भी लिखा है, 0.30 का वैल्यू ये है, 55 का ये है, 60 का ये है, और e टू द पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की वैल्यू ये है, और log 1.0667 की वैल्यू ये। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था। अब इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, हमें d1 की वैल्यू चाहिए, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। सबसे पहले t का वैल्यू निकालते हैं। तो t आपको पता ही है 6 मंथ है, और ये 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 ईयर का है, तो हम लोग का t जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/12 यानी 0.5 हो जाएगा। अब मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया, log स्पॉट अपॉन x प्लस r प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज एंड t। तो पहले इसको सॉल्व करना, फिर दिस प्लस दिस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे, और फिर ये देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बता है। देखो, तो सारे जो वैल्यूज थे वो मैंने लिख दिए। स्पॉट वैल्यू 80 है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, देखो स्पॉट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस 75, तो मैंने 80 डिवाइड बाय 75 लिख दिया फॉर्मूले में, प्लस एज इट इज लिखा। आर की वैल्यू 0.12 लिख दी। आर आपको पूरा लिखना है, आर में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी। 12% बोला है तो 12%। क्यों कंजूसी नहीं करनी? क्योंकि हम लोग टी अलग से वहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे तो यहाँ पे 0.4% है, 0.40 है टाइम्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है, तो 0.40 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, और टी की वैल्यू हम लोग ने अभी यहाँ पे सॉल्व करी थी, दैट इज 0.5। डिवाइड में हम लोग करेंगे 0.40 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, अंडर रूट 0.5 आपका टी का वैल्यू होगा। आगे सॉल्व करेंगे, इसको 80 डिवाइड बाय 75 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.0667, ये एज इट इज आएगा। फिर आप 0.40 को स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय 2 करना। पहले इसको डिवाइड बाय 2 करके स्क्वायर मत करना, पहले इसको सॉल्व करना, फिर डिवाइड बाय 2 करना, तो आपका आंसर आएगा 0.08 एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज रखना। फिर आप क्या करना, इसको आप अंडर रूट करना, 0.5 कैलसी पे प्रेस करके अंडर रूट करना, मल्टीप्लाई बाय 0.40 करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2828। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा, जो log 1.0667 की वैल्यू थी वो दी हुई है, ये देखो क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 0.0646, तो वो लिख दिया। अब आप दिस प्लस दिस करोगे, दैट इज 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। फिर दिस प्लस दिस करना तो आपका आंसर ये आएगा, और ये तो एज इट इज नीचे है। फिर 0.1646 डिवाइड बाय 0.2828 करोगे तो आपको d1 का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 0.5820। गॉट इट? यहाँ तक के क्लियर है? यस क्लियर है। अब हम लोग का d1 का वैल्यू निकल गया, दैट इज d1 इज इक्वल टू 0.5820। अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, d1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, तो वही सारे वैल्यू लिखना है। d1 का वैल्यू आ गया, लिख दिया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया, और t का वैल्यू लिख दिया अंडर रूट में। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.2828, और जिस माइनस जिस करोगे तो आपका d2 का वैल्यू निकल के आएगा 0.2992। यहाँ तक क्लियर है? यस क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, वैल्यू ऑफ ND1। तो ND1, D1 क्या वैल्यू क्या था, 0.5820, तो बस मैंने D1 की जगह पे वैल्यू लिख दी 0.5820। अब हम लोग देखते हैं हमको कौन कौन से नेचुरल नंबर, जो नंबर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन कौन से नंबर दिए। एक 0.25 दिया है, 0.30 दिया है, 0.55 दिया है, 0.60 दिया। ठीक है, हमारा जो D1 है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, हमारा D1 है 5820, यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारा D1 इन दोनों नंबरों के बीच में फॉल कर रहा है, आ रहा है। मतलब हम लोग को 0.55 का वैल्यू दिया है ये, और 0.60 का वैल्यू दिया ही है, यानी इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हम लोग अराइव होंगे, दैट इज 0.5820 के बेसिस पे। कैसे होते हैं देखो, अब आपको ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, डेरिवेशन, अभी मैंने डेरिवेशन बताया था आपको, ये वाला। इफ वैल्यू ऑफ 2n इज गिवन, अगर 2n की वैल्यू दी हुई है, यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू बिटवीन, तो आप कैसे निकालोगे, वैल्यू लेना स्मॉल वाली, ठीक है, स्मॉल नंबर की जो वैल्यू आएगी वो लिखना, उसमें प्लस करना वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर वाली, जो लार्ज नेचुरल नंबर की जो वैल्यू आएगी वो, उसमें से माइनस करना वैल्यू ऑफ स्मॉल नंबर डिवाइड बाय लार्ज नंबर जो एक्चुअली होगी माइनस स्मॉल नंबर, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड कितना चाहिए आपको नंबर माइनस स्मॉल नंबर। देखते कैसे सॉल्व हुआ है, आइए अब आप यहां पे आओ। मैंने कहा था कि वी हैव अ वैल्यू ऑफ 0.05 दैट इज 0.7088। क्यों किया ये 0.7088
0.7088 कैसे आया वो देखो। देखो आप देखोगे ना, ये 0.05 की वैल्यू क्या है 0.2912, लेकिन ये वैल्यू क्या है 1 टेल की है। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1 टेल की। यानी अगर मैं ऐसे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ 0.05, तो ये जो यहाँ वाली जो वैल्यू है ये 1 टेल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है 0.2912 1 टेल की वैल्यू। बट मैंने कहा था यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेते हैं, क्यूमुलेटिव लेते हैं यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके हमें 0.55 तक की वैल्यू चाहिए। तो हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें तो ये वाले एरिया की वैल्यू चाहिए, और हमें कौन सी एरिया की वैल्यू दे दी है, ये वाले एरिया की। तो बताओ हमें ये वाले एरिया पे आना है, तो कैसे आएंगे, सिंपल है, इस पूरे एरिया की वैल्यू होती है 1, उसमें से हम लोग ये वाले एरिया की वैल्यू माइनस करेंगे तो हम लोग ये वाले एरिया पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको क्यूमुलेटिव एरिया पे आना है। एग्जाम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो किस चीज़ की दी है, 1 टेल की दी है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही मैंने अगर 0.55 की वैल्यू चाहिए तो मैंने वही निकाली। वो कैसे निकाली मैंने 0.55 की वैल्यू, दैट इज 1 माइनस 0.2912, एंड बिकॉज एरिया ऑफ गिवन इज 1 टेल, तो मुझे 0.55 की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.7088, और 0.60 की वैल्यू निकालनी तो वो भी 1 माइनस उसकी वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी 0.7257। ये 0.2743 किधर से आ रहा है, ये देखो इधर से आ रहा है, इसकी वैल्यू है, और ये 0.5 की वैल्यू है। ठीक है, लिख दिया। अब हम ये थोड़ा एक ऐसा है ना, ये चीज़ ना एग्जाम में बना लेना, ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में बना लेना, तो फिर आपको ये नीचे वाला सॉल्व करने में और अच्छा मिलेगा कि 0.55 पे कितनी वैल्यू है नेचुरल नंबर की, दैट इज 0.7088 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, और 0.60 पे इतनी वैल्यू है, और हमें जो चाहिए वो ये वाला वैल्यू चाहिए, दैट इज 5820, इन बिटवीन नंबर चाहिए। तो वो फॉर्मूले में जस्ट पुट कर दिया मैंने, वैल्यू एट स्मॉल लेवल प्लस वैल्यू एट बिग माइनस वैल्यू एट स्मॉल, फिर जो बिग वैल्यू है माइनस स्मॉल वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू हमें 0.520 चाहिए माइनस 0.55 चाहिए। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर दे। देखो वैल्यू क्या आई 0.55 की, ये आई, तो मैंने वो रख दिया, प्लस वैल्यू बिग नंबर पे क्या आ रही थी 0.7257, वो रख दिया, फिर स्मॉल नंबर पे क्या आ गई, ये आ गई, फिर डिवाइड में दिस माइनस दिस करना है, तो मैंने दिस माइनस दिस करा तो 0.05 आया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड माइनस दिस, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू थी 520 और माइनस दिस, तो आपका आंसर आएगा 0.032। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कैसे होगा वो देखो, दिस माइनस दिस करना, डिवाइड बाय दिस करना, और मल्टीप्लाई बाय दिस करना, फिर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसमें प्लस कर देना। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस और प्लस दिस कर देना, तो ND1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.7196, सेम एज इट इज आपका ND1 का वैल्यू निकल गया। अब ND2 की वैल्यू में स्टेप नंबर 4 में, तो देखो D2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी थी 0.2992, तो सेम उसी तरह हम लोग भी जाएंगे। अब ये 0.2992 कहाँ पे है, देखो 0.25 है, 0.30 है, इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है कहीं ना कहीं, हाँ 0.2992, और हमें जो वैल्यू दी है वो दी है 0.25 की भी वैल्यू दी है, और 0.30 की भी वैल्यू दी है, और ये जो वैल्यू दी है 1 टेल की दी है, तो इसमें से हम लोग 1 माइनस करेंगे। ओके, तो देखो कैसे क्या होता है, सेम लाइक दैट 0.25 की वैल्यू निकाली, दैट इज 1 माइनस 0.4013, और 30 की वैल्यू निकाली, दैट इज 1 माइनस 3821। ये 0.4013 और 0.3821 कहाँ से आ रहा है, गिवन में से आ रहा है, ये देखो यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब हमने ये डायग्राम बना दिया, ये लाइन ड्रॉ करके कि 25 की वैल्यू इतनी है, 30 की वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब सारे वैल्यू पुट करते, पहले फॉर्मूला लिख के से देख लेते, तो 0.25 पे वैल्यू लिखना है, फिर 0.30 पे वैल्यू लिखनी है, फिर माइनस 0.25 की वैल्यू लिखनी है, और डिवाइड बाय माइनस 30 माइनस 25, यानी लार्ज माइनस स्मॉल, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड क्या चाहिए वो, और माइनस जो हम लोग का स्मॉल वैल्यू है। अब आगे बढ़ेंगे, 0.5987 की वैल्यू 0.25 की वैल्यू है, तो वो लिख दी, प्लस देन बड़े नंबर पे वैल्यू क्या है, दैट इज 0.6197, तो 0.6197 माइनस, फिर स्मॉल नंबर पे वैल्यू क्या है, ये है, वो लिख दिया, और दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, दिस माइनस दिस करना, डिवाइड बाय दिस करना, मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, और दिस प्लस दिस करेंगे तो हमारा जो आंसर है ND2 का वो निकल के आ जाएगा, दैट इज 0.6176। ठीक है, गॉट इट। अब हम लोग स्टेप नंबर 5 लगाएंगे, वैल्यू ऑप्शन। कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला था, स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ND1 माइनस x अपॉन e टू द पावर RT, x मतलब एक्सरसाइज प्राइस हो गई, स्ट्राइक प्राइस हो गई, मल्टीप्लाई बाय ND2। सारे वैल्यूज पुट करेंगे, स्पॉट वैल्यू 80 थी, ND1 की वैल्यू निकल के आ गई 0.7196, ये देखो 0.7196, और ND2 की वैल्यू कितनी थी 0.6167।
0.6176 तो वो लिख दी, और एक्सरसाइज प्राइस 75 थी, और e टू द पावर RT वो लिख दिया 0.12 T आपका 0.05 आ रहा है। T आपका 0.05 नहीं है, T आपका है 0.5। तो वहां पे भी 0.5 यूज किया ना ऊपर। ठीक है, ओके समझ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे, ये आएगा दिस, और e टू द पावर 0.12, e टू द पावर 0.12 इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं, ये रहा गिवन वैल्यू। कहाँ है गिवन वैल्यू, ये रहा, इसका वैल्यू दिया है 1.062, तो वही लिख दिया 1.062 मल्टीप्लाई बाय 6176। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और इसकी वैल्यू दे दी है, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और जिस माइनस दिस करोगे तो वैल्यू ऑप्शन निकल के आ जाएगी, दैट इज 13.96। इसी के साथ आपका ब्लैक शोस होता है, खत्म। अब रियल ऑप्शन की जो भी चीज़ें हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट रिवीजन वीडियोस। तब तक के लिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो 25 एक बार देख लो क्या बोल रहा है। From the following certain stock, find the value. Price of the stock not 80 rupees. Exercise price 75. Standard deviation 0.40. Maturity period 6 month है. Annual interest rate 12% है. और ये वाली वैल्यू सारी दी गई है। अब देखोगे ना सेम क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे कंसेप्ट नोट्स में कवर कर दिया, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ना, एक दिन पहले ना आपके आँख के नीचे से वो क्वेश्चन जाना ही चाहिए और गुजरना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट नोट्स में भी कवर है, सॉल्यूशन नोट्स में भी सेम चीज़ें कवर है। तो मैंने आपको अब तक पार्ट 1 में फॉरवर्ड फ्यूचर करवा दिया, पार्ट 2 में मैंने आपको ऑप्शंस के रिगार्डिंग सारी चीजें करवा दी, और पार्ट 3 में वैल्यूएशन टेक्निक के बारे में करा दिया। अब पार्ट 4 जो आएगा, एक नए टॉपिक ऐड हुए थे May 24 के एग्जामिनेशन जो रियल ऑप्शंस के होते थे उसके रिगार्डिंग, तो वो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा पार्ट 4 के रिवीजन में। और उसके अंदर एक पुट कॉल प्राइस भी है, मैं आपको पुट कॉल भी इसी में रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये भी एक एकदम अच्छे सा चीज़ है। पुट कॉल 1 पेज का है, और ये आप देख लो, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये MCQ में आ सकता है, क्योंकि एक बड़े से क्वेश्चन का सब पार्ट है। उसके लिए मैं बोल रहा था कि वो बड़ा सा क्वेश्चन पूरा ब्लैक-स्टोन्स मॉडल का ही था, तो वो तो आप कवर कर लोगे क्योंकि मैंने आपको ब्लैक-स्टोन्स मॉडल अभी पढ़ा दिया। बट ये जो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम वो एक बार देख लो, फिर इसका जो नेक्स्ट रिवीजन सीरीज होगा उसके अंदर मैं आपको रियल ऑप्शंस वाले जितने भी 3 इलस्ट्रेशंस है उसका रिवीजन करा दूंगा, क्या होता है कैसे होता है। तो देख लो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। ये जो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम है ना, वो क्या बोलता है पता है, वो बोलता है जो भी वैल्यू ऑफ पुट होगा ना, यानी जो वैल्यू ऑफ पुट होगा, जो प्रीमियम अमाउंट होगी पुट की ना, अगर मैं उसमें प्लस करूंगा ना करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस यानी आज के मार्केट प्राइस, तो वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, वो इक्वल टू आना चाहिए वैल्यू ऑफ कॉल, दैट इज प्रीमियम अमाउंट जो कॉल का होगा ना, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। वापस बोलता हूं, पुट कॉल पैरिटी क्या बोला है, पहले पुट फिर कॉल। ये बोल रहा है कि जो भी पुट कॉल पैरिटी थ्योरम है उससे एक वैल्यू निकाल के आते हैं, वो थ्योरम बताता है कि जो भी वैल्यू ऑफ पुट होगा ना, यानी जो प्रीमियम अमाउंट होगा पुट का, अगर उसमें अंदर मैं प्लस करूंगा करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, विच इज जो इक्वल टू होना चाहिए, किसके इक्वल टू होना चाहिए, वैल्यू ऑफ कॉल यानी प्रीमियम अमाउंट जो का कॉल का, प्लस क्या, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो जो एक्सरसाइज प्राइस होगा उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसके इक्वल टू होना चाहिए। तो आपको ये बस फॉर्मूला समझ याद रखना है कि व्हाट इज द पुट कॉल पैरिटी थ्योरम क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ पुट प्लस करंट मार्केट प्राइस दैट इज स्पॉट प्राइस, और वैल्यू ऑफ पुट मतलब प्रीमियम अमाउंट होगा। ठीक है, ऑलवेज याद रखना, वैल्यू ऑफ पुट मतलब प्रीमियम अमाउंट विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल दैट इज प्रीमियम अमाउंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो एग्जाम में क्या होगा, इसमें से कोई भी 3 चीजें आपको दे देगा और बोलेगा एक चीज मिसिंग आउट है, कैलकुलेट करके बताओ। तो इस देख लेते हैं। तो अगर मान लो मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ सिर्फ पुट, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं एज इट इज रखूंगा और यहाँ पे जो प्लस में है करंट मार्केट प्राइस वहां पे ले जाके मैं उसको नेगेटिव कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव करंट मार्केट प्राइस हो जाएगी स्पॉट प्राइस, प्लस वैल्यू ऑफ पुट कॉल दैट इज प्रीमियम अमाउंट होगी, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, सेम एग्जांपल इलस्ट्रेशंस का उठा के रख दिया सो दैट आपको वो चीज भी कवर हो जाए। तो देखो क्या होता है, अगर आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन दे दिया है 10.52 यानी प्रीमियम अमाउंट ये सामने से बोल देगा क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इतना है या फिर वैल्यू ऑफ प्रीमियम अमाउंट इतना है, तो आपको समझना है वो कॉल ऑप्शन का है। करंट मार्केट प्राइस आपकी 380 है, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है 400 रुपीज। ठीक है,
जो रेट है वो 5% है, ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है, आपको वैल्यू निकालनी है पुट ऑप्शन की, यानी प्रीमियम निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो एक्सरसाइज प्राइस का। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 400, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम उसको डिस्काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंटिंग करा 400 डिवाइड बाय 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय टी, सिंपल इंटरेस्ट मान के 400 एज इट इज लिखा, 1 प्लस भी एज इट इज है, आर आपका 0.05 है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे 0.05 कैसे आया, 5% डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.05 आ जाएगा। अब ये लिख दिया टी क्या होगा, 3 मंथ्स का था, 3 डिवाइड बाय 12 होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.125 एंड 1 प्लस एज इट इज होगा, फिर आपने 400 यहाँ पे ले दिया, ये भी एज इट इज हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.0125। ठीक है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज 395.06। गॉट इट। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अब मैं उस फॉर्मूले में इसको जस्ट डाल दूंगा कि वैल्यू ऑफ पुट चाहिए तो माइनस करंट मार्केट प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, सारे वैल्यूज ले दिए। देखो स्टॉक करंट मार्केट प्राइस 380 थी तो माइनस यहाँ पे लिख दिया, प्लस वैल्यू ऑफ कॉल प्रीमियम 10.52 था तो वो एज इट इज लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ गई एक्सरसाइज प्राइस वो कर दी। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ पुट निकल के आ जाएगा दैट इज 25.58 इज नथिंग बट योर प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, समझ गया। ये जो भी कंसेप्ट नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर एएफएम यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बिंदास जाओ, शेयर करो ये सारी चीजें। ठीक है, जितना ज्यादा यूज करते हो डेरिवेटिव चैप्टर का, आपका आई होप जितना भी डर था वो क्लियर हो गया। जो भी आपका फीडबैक होगा प्लीज गिव इट टू मी। और अगर आपको कोई मेंटरशिप लेनी है, आपको लग रहा है, तो आप टॉपमेट पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मेरी मेंटरशिप सेशन होते हैं। ठीक है, चाहिए तो टॉपमेट का जो भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और जो भी जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज गिव इट टू मी एंड सो दैट आई कैन मेक माई लेवल बेस्ट एंड इम्प्रूव द थिंग्स विच इज़ बेटर फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन सी ए कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले, सी यू सून, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलो, पिक्चर अभी बाकी है।